एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। आज अपने एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया था, जहाँ पे हमने अपने वैदिक एज को शुरू कर दिया था। वैदिक एज में हमने पहले पार्ट में जाना कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या होता है, इंडो आर्यंस के बारे में जाना। फिर हमने सेकंड में अर्ली एज के बारे में जान के हमने उनके सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजन कॉन्सेप्ट को समझा था। पार्ट थर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, जिसमें हम लेटर वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया था। जो आज का पॉइंट है हमारा, पार्ट फोर्थ है। यहाँ पे हमारे दो रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं, उनको हम डील करेंगे, जो कि लेटर वैदिक से जुड़े हुए हैं। हम आज के टॉपिक में देखेंगे लेटर वैदिक में रिलीजन को लेके क्या क्या बातें करी गई हैं, कि उस टाइम पे जो हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं, सेक्रीफाइसेस चल रहे हैं, उन पे क्या चर्चा होती है और किस प्रकार से हम एक सोर्स से उस चीज़ों को निकाल पाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम आखिरी में देखेंगे वैदिक लिटरेचर। देखिए, हमने कई प्रकार की चीज़ें पढ़ी, सोर्सेस पढ़े कि यहाँ से हमने लिया, ये वाला टॉपिक हमने ऋग्वेद से लिया, ये वाला यजुर्वेद से लिया। बट अभी तक हमारे माइंड में एक स्टैंडर्ड चार्ट नहीं फ्रेम हो पा रहा है, जहाँ से हम ये जान पाए कि कौन से टॉपिक की बात करी जा रही है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम लास्ट में वैदिक एज में, पूरा जो लास्ट लिटरेचर रहेगा, यहाँ पे हम ये चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हम ये जानेंगे कितने टाइप में डिवाइड होता है, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, आर्यनकास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। ऐसे करके हम पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर में वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम रिलीजन को देखते हैं, रिलीजन के बाद में जब हम एक फैक्चुअल डाटा रिलीजन का समझ जाते हैं कि सैक्रिफाइसेस होते थे, इतने प्रकार के यज्ञ होते थे, फिर एक पॉइंट आता है उपनिषद। उपनिषद में मैं और आप एक फिलोसफिकल टॉक की तरफ बढ़ेंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कनेक्ट करवा पाऊँ कि एक्चुअली उपनिषद में क्या लिखा गया है, ये धर्म संसार क्या है, इन सब बातों को जोड़ेंगे। और यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक वहां से हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैं पूरे इंटरेस्टिंग रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, और जो आपकी चीजें हैं कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। पार्ट फोर्थ। देखिए, कभी आपने मन में सोचा कि ये दुनिया कैसे बनी, ये किसने बनाई, और ये वर्ल्ड बना है तो कैसे प्लांट्स उगे, कैसे चल रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। मान लीजिए अपन ये सोच लेते हैं, मैं आया, मैंने यहाँ पे 80-90 ईयर्स अपना जीवन निकाला, और फिर मैं मेरी डेथ हो जाती है, फिर भी ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ऐसे कई थॉट्स हमारे मन में आते हैं, जनरली आते हैं, कि कैसे चलती है ये दुनिया में, ये प्रकृति ने ऐसे कैसे बना के दिया है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। ज्योग्राफी में एक वर्ड चलता है, इकोसिस्टम वगैरह चलता है, जहाँ पे क्या होता है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कभी आपने सोचा कि डिपेंडेंसी कैसे आती है, ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, ये दुनिया कैसे चल रही है, संसार में क्या हो रहा है। अपन कई आइडियाज लेके चल रहे हैं, भाई ये तो संसार का, प्रकृति का नियम है, कई ऐसे टर्म्स यूज करते हैं डेली लाइफ में। बट ये है क्या? कभी आपने सोचा? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि वर्ल्ड को बनाया कैसे गया, क्या हुआ था? हमने साइंस में कई चीजें पढ़ी हैं कि बिग बैंग थ्योरी रही होगी, बट वेद में कभी कुछ चर्चा करी गई कि कैसे संसार की उत्पत्ति हुई? एक क्वेश्चन मन में टोटता है, ये सब कैसे हुआ, है ना। दूसरा, कि भैया ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का, कि भैया हम तो आए, हम जब पैदा हुए तो हमें पता था कि यार ये फलाना फलाना ईयर चल रहा है, 90s चल रही है, या फिर 2000 के फेज में अगर हुए होंगे तो आपको 2000 वाला सिनेरियो पता चला होगा। बट हमसे पहले भी दुनिया चलती आ रही है, हमसे पहले कितने सालों पुराने लोग रह रहे हैं, ये चीज़ें ग्रेजुअली कैसे इवॉल्व हुई, इनके बारे में एक रिलीजियस एक्सपेक्ट में क्या बातें करी गई हैं। ठीक है। तो आज हम इन सब क्वेश्चंस को डील करेंगे। हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्यों, इन सब चीज़ों को हम सर्च करेंगे। ठीक है। और हम अपने रेफरेंसेस वेद को लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलीजन, वेद जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी थी कि कई प्रकार के वेद हैं, तो अपन ने एक वेद कलेक्शन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर लेटर वेदिक के पूरे वेद पढ़ रहे हैं। एज्यूम करिए ये हमारा लेटर वेदिक का पूरा कंपाइलेशन है, मतलब पूरे लेटर वेदिक है, अपन ने इसको पढ़ा। और पढ़ के मुझे एक चीज़ पता चली कि सर, यहाँ पे पता है आपको, यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में टॉपिक्स बताए गए। हमने कहा अरे सही बताओ, कौन से वेद में बताए गए? तो कई जगह हमें रेफरेंसेस मिले हैं। उन रेफरेंसेस में पता चलता है कि भाई कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो डेवलप हुआ, कैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, इन सब टॉपिक से बात करी गई है। तो सबसे पहले हम अपने रिलीजियस एस्पेक्ट में इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वेद है, जो हमें लेटर वेदिक में टेक्स्ट दिए गए हैं, इसमें हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन के ऊपर क्या क्या चर्चा करी गई है। ठीक है। तो हमें पुरुष सूक्त मिलता है, जो कहता है कि रिजल्ट ऑफ पेरिनोमिनल सेक्रीफाइसेस, मतलब क्या, कि एक सृष्टि एक यज्ञ का परिणाम है। यज्ञ मतलब क्या? सेक्रीफाइस के नीचे। तो यहाँ पे एक पॉइंट पता चलता है हमें, कि यहाँ पे ये बताया गया कि जो धरती बनी है, ये एक यज्ञ के कारण बनी है। यहाँ पे यज्ञ हुआ होगा, इस कारण से ये धरती का यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। तो दूसरा पॉइंट हमें पता चलता है, उसी जगह हमें मिलता है कि यहाँ पे एक हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया होगा, द गोल्डन एम्ब्रियो, जहाँ से हमारी सन से हमारी उत्पत्ति हुई है। अब आप अपने आप को वैदिक एज में रखने की कोशिश करिए, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। आप लेटर वैदिक फेज में हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन कर रहे हैं, आप एक बुक लिख रहे हैं,
ठीक है? तो जब आप एक बुक लिखते हैं, तो आप अपने आस-पास की चीज़ों का उसमें वर्णन करोगे, वर्णन मतलब यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा, "अरे यार, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, हो सकता है इससे हमारी धरती बनी हो।" तभी यहाँ पे हमें गोल्डन एम्बरी वाला टॉपिक मिलता है कि हो सकता है इसको सन से कनेक्ट किया गया हो। ये कहा गया हो कि हमारी धरती सन का ही उत्पत्ति हुई है। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से हमें क्रिएशन के फॉर्म के बारे में पता चल रहा कि कैसे हमारी दुनिया क्रिएट हुई। अब आप ये सोचिए, जो यहाँ पे लोग रह रहे होंगे उस टाइम पे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अब अपने अलावा, सेल्फ के अलावा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? वो अब इनकी थ्योरीज़ कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने-अपने इंटरप्रिटेशंस दे रहे हैं। तो हमें 2 पॉइंट पता चले कि यहाँ पे एक पता चलता है कि सैक्रिफाइस हुआ होगा, जो एक सृष्टि का यज्ञ जिसने सृष्टि का निर्माण किया। सिमिलरली हमें हिरण्यगर्भ यज्ञ के बारे में पता चलता है, ये भी एक सैक्रिफाइस टाइप ऑफ रहा होगा, जहाँ से हमारा क्रिएशन हुआ, गोल्डन एम्ब्रियो से रहा। ठीक है? कई-कई जगह हमने जब वेद को पढ़ा, लिटरेचर को पढ़ा, तो पता चलता है कहीं-कहीं पे विश्वकर्मा भगवान की पूजा करी जाती है। मतलब विश्वकर्मा भगवान को मेंशन किया जाता है कि भैया ये तो गॉड ऑफ आर्टिशियन है। मतलब क्या? अब देखिए, एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए। विश्वकर्मा वो व्यक्ति है जो किसी चीज़ का निर्माण करता है, ये बनाता है। जैसे जनरल लैंग्वेज में कारपेंटर कह लीजिए आप, वुड कटर कह लीजिए, हाँ? या जो मूर्तिकार होता है। तो अब आप एक चीज़ सोचिए, जिस प्रकार वो मूर्तिकार अपनी इमेजिनेशन ठोक-ठोक के एक मूर्ति को कार्व करता है, तो वो प्रकृति का निर्माण कर रहा है, एज़्यूम करके चलिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भगवान है वो विश्वकर्मा है। मतलब क्या? भगवान हमारे क्रिएटर है। सिमिलरली जैसे टेबल का क्रिएटर कौन रहता है? कारपेंटर। वैसे कहा गया है कि हमारा यूनिवर्स का क्रिएटर विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चलता है कि यहाँ पे गॉड को विश्वकर्मा भगवान से जोड़ा गया है, कि जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया वो विश्वकर्मा भगवान है। सिमिलरली हमने जब ऋग्वेद की 10th बुक देखी, बुक नंबर 10th मंडल देखा, जहाँ पे हमें नसदिया हिम में पता चलता है कई प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बताए गए हैं कि एक मिस्ट्री टाइप रही होगी। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको अपन समझ के देख नहीं सकते, फिलोसफिकल या फिर एक कह लीजिए इमेजिनेशन फॉर्म टाइप ऑफ कई प्रकार के आइडियाज दिए गए हैं। तो ये एक तरह से मिस्ट्री बताई गई है क्रिएशंस को लेके कि भाई इस कारण से उत्पत्ति हुई होगी दुनिया की। ठीक है? ऐसे हमें कई प्रकार की चीजें पता चलती हैं जहाँ पे लोगों ने अपने लिटरेचर में ये लिखा है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे निर्माण हो सकता हुआ होगा। सिमिलरली बात समझने की कोशिश करते हैं तो ठीक है। हमें ऋग्वेद में जब रिलीजियस एस्पेक्ट में देखते हैं, कई भगवान के बारे में पता चलता है। ये ऋग्वेद का हमें अर्ली फेज में भी, जब हमने लास्ट क्लासेस में प्रॉपर्ली पूरे भगवान्स को, गॉड्स को इकट्ठे पढ़ा था, गॉड गॉडेसेस को, वहीं पता चल रहा था अग्नि, इंद्र, वायु, मत्स्य और कई हमें गॉडेसेस के बारे में पता चलता है। सिमिलरली अब हमें क्या पता चलता है कि जब तक लेटर वैदिक में टेक्स्ट डेवलप हो रहे हैं, अब लेटर वैदिक टेक्स्ट हमने देखे थे कितने सारे टेक्स्ट होते हैं, जैसे उसमें आता है ऋग्वेद के कुछ पार्ट्स आते हैं। सिमिलरली हमें आरण्यक का उपनिषद ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जुड़ जाता है। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि धीरे-धीरे ग्रेजुअली कई-कई जगह पे हमें मेंशन होता है वन एंटिटी बाय वेरियस नेम। मतलब क्या? अब हम ये जानने लगे कि हम एक ही भगवान को मल्टीपल नेम से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गणपति जी को हम जानते हैं, गणपति भी कहते हैं, विनायक भी कहते हैं, एकदंत भी कहते हैं। तो हो सकता है जैसे आज के डेट में आप जिस रीजन में रह रहे हो, वहाँ पे एकदंत भगवान कहते हो कि अरे भैया उनका नाम एकदंत है। सिमिलरली अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ तो हम लोग गणपति जी ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? किसी-किसी रीजन में विनायक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? धीरे-धीरे हमें पैटर्न समझ में आया, जो अर्ली वैदिक में गॉड्स को अलग-अलग आइडेंटिटी दी गई थी, वो लेटर वैदिक में एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ में जोड़ने की कोशिश करी गई। मतलब क्या? एक ही भगवान के मल्टीपल नेम्स दिए गए। जैसे शंकर जी के बहुत सारे नेम्स हैं, हमने जब वेद में आप देखते होंगे, अगर आप थोड़ा-सा लिटरेचर से, प्रैक्टिकल लिटरेचर से जुड़े हैं, जो अभी भी चलता है, पूजा में यूज़ होता है, तो आपको पता चलेगा शंकर जी के कई प्रकार के नेम हैं। कृष्ण जी के बहुत सारा नेम है, जैसे अपन कहते हैं कि कृष्णा हो गया, और गोपा भी हमने सुना था, शायद कहीं गोपा वर्ड होता है। ठीक है? इस प्रकार के बहुत सारे नेम हैं, आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कृष्ण जी के। ठीक है? सिमिलरली हमें आगे पता चलता है कि लेटर वैदिक में रिलीजियस सैक्रिफाइस रिचुअल्स के बारे में बहुत बारे बताया गया, रिलीजियस सैक्रिफाइस रिचुअल्स के बारे में। देखते हैं क्या ग्रेजुअली जब हमने अर्ली वैदिक पढ़ा था, अर्ली वैदिक में हमने चीज़ जानी थी कि सैक्रिफाइसेस शुरू हो गए थे। ठीक है? सैक्रिफाइसेस शुरू हो जाते हैं, और अब लेटर वैदिक तक ये सैक्रिफाइसेस थोड़े से और एलैबोरेटेड होने लगे। एलैबोरेट मतलब क्या? बढ़ने लगे। बढ़ने लगे, साथ-साथ में इनकी ड्यूरेशंस बढ़ने लगती हैं। देखिए कैसे? जो पूजा पाठ अर्ली वैदिक से हमने कल्चर देख रहे थे कि ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। फायर एल्टर्स की कहानी देखी थी कि फायर एल्टर्स हो रहे हैं, हवन यज्ञ हो रहा है। कई प्रकार के जो अपन कहते हैं कि ब्रह्मचार्य जीवन वाले सैक्रिफाइसेस होते हैं, मैरिज के रिलेटेड सैक्रिफाइसेस अपने देखे थे कि होते हैं, राजसूय सैक्रिफाइसेस समझे थे। वो अब धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा एक्सपेंशन की तरफ जाने लगे। एक्सपेंशन कैसे? अब उनको थोड़ा-सा ज़्यादा महत्व मिलने लगता है। महत्व के साथ में आप ये भी कह सकते हो, जैसे क्या? कि जो पहले छोटे रूप में सैक्रिफाइस हो सकता, दान-दक्षिणा जो चल रही थी, छोटे रूप में हो सकती थी, अब वो थोड़ा-सा बड़े रूप में होने लगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलिए कि एक छोटा-सा फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अपने शादी भी कहते हैं। कहीं-कहीं पे शादी
बहुत छोटे लेवल पे भी होती है। मतलब क्या कि बस कुछ लोगों को बुलाया, फैमिली को बुलाया, शादी हो गई। सिमिलरली आज के टाइम पे आप ये भी देखते हैं शादी का कितना मैसिव लेवल पे फंक्शन कराते हैं कि 4-4 दिन तक प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे अपन क्या देखिए बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के यहाँ शादी होती है, तो बहुत बड़े लेवल पे शादी होती है। अल्टीमेटली शादी वही है ना? इवेंट वही है। तो अब हमें पॉइंट पता चल रहा है कि यही चीज़ें अब धीरे-धीरे करके एक विकसित रूप में दिखने लगती हैं, एक एक्सपेंशन होता है इनका। और जब चीज़ें एलैबोरेट होती हैं, ग्रेजुअली एक्सपेंसिव भी होती हैं। मतलब अगर कोई शादी का प्लानिंग कर रहा है, बर्थडे फंक्शन प्लानिंग कर रहा है, तो जहाँ छोटे रूप में कम अमाउंट लगेगा, यहाँ पे चीज़ों का मेंटेनेंस से लेके दान दक्षिणा सब बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव होने लगती हैं। हमें कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस एक्ट मिलते हैं, जो कहा जाता है कि भैया भगवान ने ही दुनिया को बनाया है। अब देखिए क्या, जैसे अभी हमने लास्ट में एक स्लाइड में पढ़ी थी कि सैक्रिफाइस से ही संसार की रचना हुई है। यूनिवर्स का जो आया है, परिणाम आया है, जो यूनिवर्स मतलब अपने सामने जो यूनिवर्स है, वो यज्ञ के कारण है। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ने जो जोड़ने की कोशिश करी गई है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो वर्ल्ड है, ये एक सैक्रिफाइस के कारण आया है। जो हमारी दुनिया चल रही है, सैक्रिफाइस के कारण चल रही है। तो हमें यज्ञ, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, जिससे ये चीज़ एक प्रॉपर फंक्शन में जुड़ी रहे। मतलब क्या? इनका कहना ये था कि हमें जो पूजा पाठ कल्चर में हमारी जो प्रोसेस चल रही है, इनको कंटिन्यूअस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी कारण से हमें दुनिया चल रही है। तो एक पॉइंट समझिए कि अब धीरे धीरे करके सेक्रीफाइसेस जो होते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ने लगी, इनका महत्व बढ़ने लगा। सेक्रीफाइस कौन कराते थे? पुरोहित। तो एक तरह से पुरोहित की वैल्यू भी बढ़ रही थी ग्रेजुअली। ठीक है। अब यहाँ पे ने क्या एक टैग जोड़ा कि जो दुनिया की उत्पत्ति हुई है, वो भी सेक्रीफाइस से ही हुई है, वो भी यज्ञ पूजा से हुई है। तो हमें इसका रेगुलेशन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है कि हमें प्रोसेस करते रहना चाहिए। अब एक थोड़ा सा कंपल्सरीनेस की तरफ चीजें जा रही है। जो पहले एक इच्छा के अनुसार होती थी चीजें कि हम यज्ञ करा रहे हैं तो जरूरी है कि नहीं, अब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एक कंपल्सरी प्रोसेस की तरफ भी आगे बढ़ने लगती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब चीजें एलबोरेट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे शादी वाला ही एग्जांपल लिया था, एक छोटी शादी और एक बहुत बड़े लेवल पे शादी। अब यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 10 प्रकार के फूड आइटम्स बने होंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे बने हैं, टेस्टी बने हैं, 10 प्रकार के हैं। बट जब यहाँ पे दूसरी बड़ी शादी होती है, एक्सपेंसिव शादी, तो यहाँ पे लगभग 20 प्लस फूड आइटम्स बनवाते हैं। ठीक है। वो एलबोरेट करते हैं, एक्सपेंसिव चीजें करते हैं, बहुत डेकोरेशन हाई फाई हो जाती है। ऐसे ही जब चीजें आगे बढ़ती है, पता चलता है कि जब सेक्रीफाइस एलबोरेट और बड़े बड़े एक्सपेंशन के रूप में बढ़ते हैं, तो रिलीजियस रिलीजियस प्रैक्टिस में पता चलता है कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ने कई प्रकार की चीजें लिखी है। जैसे क्या, अब यहाँ पे वन प्रीस्ट एंड मेनी मोर प्रीस्ट का कल्चर आने लगा। मतलब क्या, कोई अगर आपको पूजा करानी है, तो क्या पता आपको उस पूजा के लिए स्पेसिफिक 5 पुजारी चाहिए हो सकता है आपको 8 पुजारियों की जरूरत पड़े। सिमिलरली कई बार आपने देखा होगा, अपने लोकेलिटी में मैं करने की कोशिश करूँ अगर आपको, कि जब कहीं भागवत कथा वगैरह होती है, तो 2-3 पुजारी साथ में आते हैं, वो इकट्ठे करते हैं कि मैं करूंगा, मतलब वो इकट्ठे साथ परफॉर्म करते हैं चीजों को। कई जगह आपने देखा होगा जब यज्ञ वगैरह होता है, हवन यज्ञ होता है, तो कई कई पुजारी साथ में बैठते हैं, वो अपने अपने मंत्र बोलते हैं। सिमिलरली कई अपने यहाँ जब शादी का वैदिक कल्चर, तब 2-3 पंडित आके साथ में पूजा कराते हैं। ये कल्चर क्या बता रहा है? प्रीस्ट की वैल्यू, जो पुरोहित की वैल्यू है, ग्रेजुअली बढ़ रही है। और पुरोहित में भी ग्रेजुअली डिवीजन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। हमें पता चलता है कई प्रकार के पुरोहित के बारे में हमने पढ़ा था कि अध्वर्यु भी होते हैं पुरोहित, ब्राह्मण भी आते हैं, अलग अलग कैटेगरी भी अपन ने देखने को समझ में आई थी, है ना? तो एक प्रीस्ट का पॉइंट पता चल रहा है। फिर तीसरी बात हमें पता चल रही है, प्रजापति भगवान को भी एक इंपॉर्टेंट डाइटी के रूप में देखा गया है, कि यहाँ पे प्रजापति भगवान के बारे में बहुत प्रॉपर इंपॉर्टेंट डाइटी के रूप में मेंशन किया जाता है। अच्छा, देखिए क्या, अभी तक हमने ये चीज़ समझने की कोशिश करी, अगर आप अपनी सोसाइटी को देखें रिलीजियस एस्पेक्ट से। पहला पॉइंट तो क्या, कि जो पहले अर्ली फेज़ में, अर्ली वैदिक पीरियड में, हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं रिलीजन का, कि अब जो अर्ली पीरियड में रिचुअल्स थोड़े से डाउन थे, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रूप में नहीं किया था, झंका-पंका करके हाई-फाईनेस नहीं दिखाई जाती थी। अब वो यहाँ पे चीज़ ग्रेजुअली डेवलप होने लगी और एकदम से बड़े बड़े लेवल पे होने लगा। ठीक है? दूसरी बात क्या, यहाँ पे हमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सेस को जोड़ दिया गया, और ये जोड़ने के बाद में ये कहा गया कि भैया ये इट्स अ कंपल्सरी टाइप ऑफ प्रोसेस, कि अगर आपको अपने जीवन को अच्छा करना है, आपको ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आपको करना आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है, तो आपको जीवन में एक बार यज्ञ करना आवश्यक है। अगर आपको ऐसा करना है, तो आपको ब्राह्मण को दान देना आवश्यक है। एक तरह से जो पहले एक वॉलंटरी चीज़ें चल रही थी, मन की इच्छा के अनुसार चल रही थी, वो अब धीरे-धीरे करके एक कंपल्सरी फॉर्म की तरफ आ रहा है ना? फिर इसके बाद देखेंगे, एक और चीज़ पता चलता है कि जब चीज़ें एक्सपेंशन होती हैं, बढ़ती हैं, तो अलग-अलग चीज़ें भी जुड़ने लगती हैं। जैसे प्रीस्ट, जो पहले एक प्रीस्ट कई प्रकार की पूजा करवा सकते थे, अब ग्रेजुअली धीरे-धीरे हमें लगने लगता है कि मल्टीपल प्रीस्ट की नीड पड़ने लगती है। अलग-अलग प्रीस्ट को बुलाया जाता है, अलग-अलग प्रीस्ट को अलग-अलग दान दक्षिणा देती है। तो एक तरह से इन सब चीज़ों का एक बड़े लेवल पे विस्तार होने लगता है। ठीक है? और एक चीज़ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ हमें नोटिस करनी है, यहाँ पे रिलीजन को कंपल्सरी फॉर्म के रूप में देखने लगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें जीवन को अच्छा करना है, तो वी हैव टू डू दैट सैक्रिफाइस। ओके? तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस को हमने जाना, पढ़ा,
जो हमने अभी तक इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, उनको हम कंपाइल ही कर रहे हैं लास्ट वीडियो से। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट पता चलता है, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र एक टाइप का सेक्रीफाइस है जो डोमेस्टिक सेक्रीफाइस में आता है। डोमेस्टिक सेक्रीफाइस मतलब क्या, कि जो आप घर पे कर सकते हैं। अब ये कौन करते थे, ये जो द्विज होल्डर रहते, द्विज के बारे में आप जाने होंगे, हमने वैदिक कल्चर में देखा था, अपर अपर जो 3 कैटेगरीज रहती हैं तो द्विज कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने रेगुलर घर पे करेंगे, सुबह और शाम को करेंगे, ठीक है। जैसे अब आप एज्यूम कर लीजिए कि मेरे घर पे भी ऐसा कभी कभी जो मेरे रिलेटिव्स है, कई लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं कि वो सुबह शाम यज्ञ करते हैं, ठीक है। और जो खाना बनता है घर का, वो भगवान को समर्पित करते हैं। कैसे समर्पित करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी बना तो अपन ने सबसे पहले भगवान जी को समर्पित किया, और ये ब्लेसिंग लेते हैं कि ये जो खाना मैं समर्पित कर रहा हूँ भगवान की, फायर के थ्रू, अग्नि देवता के थ्रू उनके पास पहुंच रहा है, देन आई विल हैव माई डिनर और आई विल हैव माई लंच, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल रही है मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं। इसमें कई प्रकार के अपन सब्सटेंस डालते हैं, जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, वेजिटेबल हो सकती है, ठीक है। ये भगवान को डालते हैं और अग्नि देवता के थ्रू अपन कहते हैं कि ये भगवान के पास जाएगा। इसके बाद हम उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद मतलब जानते हैं ना, कि इसके बाद जब भगवान ने खा लिया, इसके बाद हम अपना खाना खाएंगे। तो एक तरह से ये एक यज्ञ चलता है, बहुत बहुत आजकल नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो जनरली कई घरों में फॉलो होता है। ये एक टाइप ऑफ डोमेस्टिक सेक्रीफाइस है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें और चीजें पता चलती हैं कि हम न्यू मून और फुल मून साइकिल के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, जब तो पता चलेगा कि 3 सीजन्स के बारे में भी यहाँ पे यज्ञ चलने लगे। अच्छा, कभी आपने कैलेंडर पे नोटिस किया, कैलेंडर में अमावस्या, एकादशी, ये जो वर्ड चलते हैं, यहाँ पे भी अपन कहते हैं कि ये स्पेशल डे होती है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर पूजा करनी चाहिए। कई लोग एकादशी के लिए फास्ट रखते हैं, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर में, है ना। ये चीजें क्यों होती हैं, हम ये देखते हैं कि भाई कि ये डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस के थ्रू आगे चीजें चल रही हैं, और हम स्पेशल डेज को यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमें कई प्रकार के फर्टिलिटी राइट्स को लेके सेक्रीफाइस समझ में आने लगे। जैसे हमने देखा था कि मेल बेबी के लिए सैक्रिफाइस कई मेंशन करे गए हैं, ठीक है। पुंसवन संस्कार बताया गया जाता है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम पे अपन कहते हैं कि भैया मेल गॉड हो, अच्छा वो मेल चाइल्ड आएगी, इस टाइप के कई अपन को पता चलते हैं। तो अब जो ये सैक्रिफाइसेस थे, ये थोड़ा सा कल्चर में डोमिनेट होने लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो चैरिट रेस के बारे में हमने देखा था, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने सुना था, अश्वमेध यज्ञ में जहाँ पे वो पॉलिटिकल पैरामाउंसी राजा क्लेम करते हैं कि भाई ये पूरा एरिया मेरा है। चैरिट रेस में राजा अपने जो किंग्समैन के साथ में चैरिट रेस करते हैं, उनको हराता है। हमें राज्य सूर्य सेक्रीफाइस के बारे में पता चलता है, जहां पे राजा का राजाभिषेक होता है। फिर ये सब चीजें, और कैटल रेड और गेम ऑफ डाइस, ऐसे कई प्रकार की हमें चीजें पता चलती हैं। बट इन सब चीजों में आपको ये ध्यान देना है, लेटर वैदिक में चीजें बहुत बड़े रूप में हो रही हैं, ठीक है। एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आपको अरे भाई राज्य सूर्य सेक्रीफाइस हो रहा है, राजा ने इतना इतना दान दिया, इतना इतना दान दिया, एक तरह से ट्रेंड बन रहा है कि हम बहुत एक्सपेंसिव चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिवनेस को हमें टारगेट करना है वर्ड को, और एक थोड़ा सा ये देखना है कि कैसे रिजिडिटी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जो कि अर्ली वैदिक में बहुत ज्यादा नहीं था, लेटर वैदिक बहुत डोमिनेट कर रही है। सिमिलरली जब रिजिडिटी आई तो लोगों के जीवन में कंपल्सरीनेस हो जाती थी। जैसे कैसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है तो आपको पर्टिकुलर चीज रिपीट फॉर्म में हर साल में एक बार आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा अपने घर में, आप ये करवाएंगे वो कर, आज भी आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में होता है, ब्लेसिंग्स के लिए अपन लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कंपल्सरी फॉर्म में डोमिनेट होने लगी थी सोसाइटी में, और इसमें पुरोहित वर्ग को भी अलग से डोमिनेंस में एक रेपुटेशन, एक लेजिटिमेसी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि कौन करवाता है सेक्रीफाइस? पुरोहित, जो हमने इतने सारे टर्म्स में देखते आए। अब आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कई प्रकार के बारे में, जैसे मैं आपसे बोल रहा था, कई प्रकार के प्रीस्ट को मेंशन करते हैं। जैसे देखो होत्री प्रीस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे अध्वर्यु प्रीस्ट के बारे में बताया जाता है, ये जो पुरोहित है उनके अलग अलग नाम है। उदयगिरी, उदात्री, उदात्री, ठीक है। ये सिंगिंग के लिए है। अब देखिए कैसे, मैं जो आपको बोल रहा था कि एक प्रोग्राम है, मान लीजिए इसमें कई प्रीस्ट को बुलाया गया। अब हर प्रीस्ट की अलग अलग ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद को मान लीजिए होत्री बताएंगे, अध्वर्यु बताएंगे यजुर्वेद के रिचुअल एक्शंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो सिंगिंग वाला रहेगा उदयत्री बताएंगे, और ब्राह्मण स्पेशलाइज रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जितना अपन समझ पा रहे हैं उसमें पॉइंट चल रहा है कि हर किसी के अलग अलग उस यज्ञ में ड्यूटीज टाइप ऑफ थिंग है, जहां पे वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और वो यज्ञ को बेटर बनाने के लिए अपना नॉलेज को वहां पे यूज करेंगे, और अपन उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये एक मैप है, जैसे यज्ञ होता है, जैसे वेदी है, वेदी मतलब होता है हवन कुंड, ठीक है। हवन कुंड में इसके पास में अपन को पता चल रहा है एडिशनल फायर्स भी लग रही है, ऑफरिंग हो रही है। हरिभरी प्रीस्ट यहाँ बैठेंगे, सीट ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट ये होगी, होती प्रीस्ट यहाँ होगी। अच्छा, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आज भी अगर आपके घर में या फिर आसपास में कभी लोकेलिटी में कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो, तो आप वहां पे जो आपके यहाँ पुजारी जी आए, मंदिर के पुजारी हैं, तो उनसे आप एक पूछिए कि अच्छा पुजारी जी, हमें भगवान जी को किस दिशा में बैठाना पड़ता है, तो वो बताएंगे पर्टिकुलर ये डायरेक्शन होती है जहाँ भगवान का फेस होता है, ठीक है। फिर आप पूछ रहे अच्छा ठीक है, फिर जो यजमान होता है जो पूजा करता है वो कहाँ बैठेगा, तो बताएंगे वो भगवान की इस वाली डायरेक्शन में बैठता है। मतलब वो जो व्यक्ति आए हैं, जो आपके यहाँ ब्राह्मण आए हैं, उन्हें पता है
कि कहाँ पे कैसे सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट रखना है, तभी हम उस यज्ञ को कर पाएंगे। सिमिलरली उन्हें पता है कि पहले हमें कथा करनी है, फिर हमें लास्ट में यज्ञ करना है, फिर हमें उसके बाद में आरती करनी है। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये ब्राह्मण के पास में रहता है। इस पैटर्न के थ्रू हम पूरा सेक्रीफाइस करते हैं या पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके यहाँ कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो तो आप थोड़ा उनसे पूछिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में बैठते हैं, ऐसा ये हमें कहाँ से पता चलता है चीज़ें। जनरली आप उनसे अवेयरनेस के फॉर्म में पूछेंगे चीज़ें, तो वो आपको कुछ कुछ चीज़ें कोर बता पाएंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे ही करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं कहते हैं कुछ रूल्स चलते हैं कि ये चीज़ हमें रात को नहीं करनी चाहिए, हमें ये वाली पूजा दिन में ही करनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक सेट ऑफ रिलीजियस रूल्स पता चलने लगेंगे जो वैदिक कल्चर में फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ रिलीजियस एस्पेक्ट को लेके, क्योंकि इतनी श्योरिटी हमें भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है और जो वो प्रॉपर नॉलेज रखते हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, बट हम इस चीज़ को जनरल एस्पेक्ट में लेके देखें कि हमें पॉइंट पता चल रहा है कि कुछ रूल्स डेवलप हो रहे हैं रिलीजियस कल्चर्स में। रूल्स के साथ साथ में हमें पॉइंट भी पता चल रहा है कि यहाँ पे अब जब रूल्स डेवलप हो रहे हैं तो उनके अनुसार सेक्रीफाइसेस होने लगे, और सेक्रीफाइस एक प्रॉपर व्यवस्थित रूप से कराने के लिए लोग अपने आप को मेंटेन करने लगे कि अगर ये सेक्रीफाइस होगा तो ऑफरिंग हमें रेडी रखना है, तो हम पर्टिकुलर इस डेट में हम सेक्रीफाइस कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने एक चीज जानी, सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस हो गया यज्ञ। तो अभी तक के पॉइंट में हमने एक चीज जानने की कोशिश करी कि देखिए अभी तक हमारे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में जब रिलीजियस और रिचुअल एस्पेक्ट्स हम चीजें देखेंगे तो हमें दो पॉइंट पता चल रहे हैं। इस टाइम पे हमारे जो रिलीजन के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं है। यहाँ पे कंपलसरीनेस बढ़ जाती है, यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि अगर आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपने जो जीवन चक्र है, आपको साइकिल ऑफ ये यूनिवर्स को मेंटेन करने, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हमें एक पॉइंट पता चल रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट पैटर्न दिख रहा है। अरेंजमेंट पैटर्न मतलब क्या, एक चीज व्यवस्थित रूप में आ रही है, हर सेक्रीफाइस व्यवस्थित रूप में आ रहा है। वो आपसे कहेंगे कि आपको ये सामग्री रेडी रखनी है, इसके बाद आप लोग पर्टिकुलर डेट में पूजा करेंगे। बल्कि यहाँ पे अर्ली वैदिक में इतना ज्यादा रिजिडिटी नहीं दिखती है, यहाँ पे हमें रिजिडिटी दिखने लगती है कि कल्चर में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल रूप में रिजिडिटी दिख रही है। यहाँ पे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को डोमिनेटिंग में कह लेंगे, थोड़ा सा डोमिनेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को महत्व दिया जा रहा है। सेक्रीफाइस कौन कराएगा, ब्राह्मण कराएंगे। अब जो रिसोर्सेज वगैरह दान दक्षिणा होगी वो किसके पास आती है, ब्राह्मण के पास में। ठीक है, तो एक तरह से कह लीजिए जो ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस है वो रिलीजियस फॉर्म में भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो उपनिषद। ठीक है, अब आप पहले सबसे पूछिए अपने आप से कि आप उपनिषद के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा उपनिषद को जानने से पहले मैं आपको आपकी खोज कराने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए ठीक है, जैसे मैं भी अपने बचपन से अगर याद करूं तो मेरे घर में भी कई प्रकार के, मैं हिंदू कल्चर से बिलोंग करता हूं। तो मेरे घर में भी कई प्रकार के कल्चरल सेरेमनीज होती रहती हैं, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया या कोई प्रोग्राम फंक्शन हो गया, घर का इनोग्रेशन होता है, कुछ भी चीज़ चलती रहती है, हर किसी के यहाँ होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बचपन से देखी, तो मुझे एडॉप्टेड है कि अच्छा ये चीज़ अब होती है, ये चीज़ अब होती है, वो मेरे जो चल रहा है। बट अब इसके बाद एक पॉइंट उठता है कि भाई मैं कौन हूँ का कैसे पॉइंट आता है, सुनिए। उपनिषद धीरे धीरे करके डेवलप, ग्रेजुअली धीरे धीरे होने लगे, तो पता चलता है जब हमारा लेटर फेज चलता है, लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, इस टाइम पे अभी हाल हमने देखा, इस टाइम पे रिलीजियस के जो सेक्रीफाइसेस हैं वो बढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने अभी हाल आपसे पूछा कि जब आपके यहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो आप उसमें पूछिए कि हम इन भगवान से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पंडित जी से पूछिए कि हम इन भगवान से क्या रिक्वेस्ट करते हैं। पंडित जी कहेंगे हम इन भगवान से सरस्वती जी से हम अच्छी सद्बुद्धि की या फिर हम ब्लेसिंग्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे पूजा के थ्रू। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आप सोचोगे कि इसके बाद आपके WH क्वेश्चन आएंगे, हम ऐसा क्यों करते हैं। हम तो मन से भी पूछ सकते हैं अपने आप से, हम भगवान के पास आंख बंद करेंगे तो भी हम पूजा कर सकते हैं। तो आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि धीरे धीरे करके लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई रिचुअल सेक्रीफाइसेस क्या जरूरी है अगर भगवान से कनेक्ट होना है तो आपके मन में आएगा अच्छा। तो अब आपके अंदर धीरे धीरे क्या चीजें उठेंगी कि यार ऐसा ही क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा फॉलो क्यों कर रहे हैं, अपन के अंदर WH क्वेश्चंस फॉर्म होने लगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेके चलते हैं। ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है। इस टाइम पे धीरे धीरे करके लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। धीरे धीरे जैसे अपन को पता है हर 15-20 साल की जो नेक्स्ट जनरेशन आती है बहुत एडवांस आती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ के लोगों का जब परवरिश हो रही थी, सेक्रीफाइस देखते थे, मन में सोचते थे
हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें इतना ही दान क्यों करना पड़ता है। धीरे धीरे करके लोगों ने क्वेश्चंस पूछना शुरू करे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस धीरे धीरे डिबेट एंड डिस्कशन के फॉर्म में डील होने लगे। लोग आपस में बातें करने लगे कि अरे ऐसा होता है, प्रकृति तो हमसे ये कहती है, हमारे ऑब्जर्वेशन से ये होता है। तो हमें कई प्रकार के डिबेट एंड डिस्कशंस के बारे में पता चलता है कि लोगों के बीच में चलने लगे। आज भी अपन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बस कहीं पे जाके बड़े चौराहे वगैरह पे बैठ जाओ, चाय की दुकान में बैठ जाओ, और बस ये टॉपिक छेड़ो पॉलिटिक्स का। फिर देखो कितने लोगों के इंटरप्रिटेशंस आएंगे। भैया ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा करती है। फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग वैसा होना चाहिए। तो ये जो सोच है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव थिंकिंग हो रही है लोगों की, ये जो आज अपन फील करते हैं ना, उस टाइम पे भी फील होती होगी लोगों को कि वाई वी आर फॉलोइंग दिस थिंग, वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। तो ऐसे कर करके चीज़ें, कई चीज़ें उठी। सिमिलरली लोगों ने अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ, मेरा धरती पर रोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप 20 से प्लस वाली एज ग्रुप में होंगे तो आपके मन में आता होगा कि मैं धरती पे क्या करने आया हूँ, मेरा मेन रोल क्या है, मैं धरती में क्या अपने आप को योगदान देके जा सकता हूँ, कि मेरा बेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो लोग अपने आप को जानने की भी कोशिश करेंगे, हु एम आई वाला पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेचर का और यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। अब जैसे ब्रह्मेटिकल ट्रेडिशंस में तो कह दिया गया था कि ये यज्ञ का सेक्रीफाइस था, जो ब्रह्मेटिकल ट्रेडिशन में कहा गया सेक्रीफाइसेस करंट से हमारा धरती का यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। बट अब पॉइंट ये उठता है कि ये चीज सही है, सेक्रीफाइस मान लीजिए। अब दूसरा इंटरप्रिटेशन भी आएगा, मतलब सेकंड थॉट लोग देख रहे हैं, अच्छा बिना सेक्रीफाइस के ट्रेंड प्लांट हो रहे हैं, सब चीज चल रही है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो लोगों ने क्वेश्चंस करना शुरू करे। वैसे ही लोगों ने अपने आप के बारे में पूछा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, इतने सारे लोग रह रहे हैं पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे विचार इस व्यक्ति से अलग क्यों, ये धरती ऐसी डिफरेंट क्यों है। आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा ना, जैसे आप एक स्कूल में बैठे, क्लास में बैठे हैं, फिर अपने नेबर को देखोगे तो वो पता चलेगा वो व्यक्ति अलग है, मैं व्यक्ति अलग हूँ। तो ये चीजें अलग क्यों है, और ये अलग है, फिर भी क्या चीजें चल रही हैं जो ग्रेजुअली डेवलप हो रही है। हम इन चीजों के बारे में बहुत डेप्थ में जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल डिबेट में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीज़ें बुक्स में दी हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल डिबेट में मत फँसेंगे अपन कि कोई के साथ आपने ऐसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के बारे में बोल रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। ये बुक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना? ये हिस्ट्री हमारी जो बुक में मेंशन है, वो बातें हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम हर किसी के अलग-अलग इंटरप्रिटेशन हो चीज़ों को देखने के। तो अब हम देखेंगे, अपनी फिलॉसफिकल जर्नी शुरू करें। तो यहाँ से मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इमेजिनेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं और अपने आप के बारे में सोचते हैं ये क्वेश्चंस कि मैं धरती पे क्यों आया, धरती पे कैसी चीजें चल रही हैं, तो उनको आंसर्स हमें उपनिषद के थ्रू मिलते हैं। तो पहले हम शब्द समझेंगे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है कि भाई किसी के साथ में बैठना, सिट नियर समवन। तो जैसे क्या, ये गुरु जी बैठे हैं, इनके साथ में शिष्य बैठे हैं। ठीक है, आप किसी के पास में बैठे और अपने टीचर के पास में बैठे हैं, इस गुरु के पास में शिष्य बैठे हैं। फिर उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद कहते हैं कि हमें अल्टीमेट नॉलेज चाहिए है जीवन की। नॉलेज मतलब क्या, हमें एक ऐसा ज्ञान चाहिए है जिससे हम अपनी बर्थ रीबर्थ के साइकिल से निकल पाए। ये चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में आगे बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। ये वास्तव में चीजें बताना कठिन है, मेरे द्वारा भी। इनफैक्ट हमारा वैदिक लिटरेचर भी कहते हैं कि बताना कठिन है। देखिए क्या, ये चीजें क्या है, ये चीजें डिस्कशन, डिबेट, कॉन्टेस्ट के थ्रू होती हैं, जहां पे हम कई स्टोरीज आपस में बैठ के स्टोरीज बोलते होंगे। ठीक है, एनालॉजीज और पैराडॉक्सेस, मतलब विरोधाभास, डिबेट टाइप की चीजों से ये चीजें इंटरप्रिटेशन निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, या फिर अपन एक संदीप महेश्वरी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है। जब भी किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हो, क्या कहते हैं, इमेजिन करके देखिए आप यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, आपको एकदम से नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैं जोर से पकड़ लूंगा। तो उन्होंने आप क्या वर्क किया, सोचने की शक्ति वर्क किया। ठीक है, सिमिलरली उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो हमें पॉइंट पता चल रहा है, कई स्टोरीज, कई इमेजेस, इन इन सब के थ्रू हम अपने जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे एग्जांपल्स में डाले हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा समझने में। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कभी भी हमें कोई भी चीज का शुरुआत कर देना चाहिए। जैसे एक मैं भी रिसेंटली थॉट पढ़ रहा था कि जिस खेत में जैसे आप बीज डालोगे वैसे ही प्लांट उगेगा। ये चीज कहाँ से मैंने पिक की, नेचर से। नेचर से मैंने एक आइडिया लिया सीड्स का, कि जिस प्रकार से सीड्स एग्रीकल्चर में डालूंगा वैसा मेरा प्लांट उगेगा। बट ये मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब क्या, जैसे आपकी डेली हैबिट्स होंगी, जैसे आपकी डेली प्रैक्टिसेस होंगी, वैसे आपकी ग्रेजुअल लाइफ चेंज होती जाएगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक स्टोरी बनाई ना आपसे, तो ये स्टोरीज, इमेजेस, एनालॉजीज, इन टाइप के डिबेट डिस्कशन से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उपनिषद में कई प्रकार के प्रोजेस मिलते हैं हमें अर्ली टाइम पे, धीरे धीरे करके लेटर लेटर मीटर में आ जाते हैं। ठीक है, हमें उपनिषद का टाइम फेस पता चलता है, वो 1000 से लेके 500 BC के बीच में पता चलता है। लगभग मान के चलिए हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है,
उसमें हम इस चीज को कंट्रीब्यूट देते हैं। और एक पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग बताएं, उपनिषद के बाद में ही हम जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका सेक्ट जैसे मल्टीपल जो फिलोसफिकल टॉपिक है उनको जोड़ने की कोशिश करें। मैं आखिरी में आपको पूरा कंक्लूड करूंगा एनालिटिकल अप्रोच से, ठीक है। हमें पता चलता है जो सबसे अर्लीस्ट उपनिषद है वो बृहन्निका और चंद्रका उपनिषद है। अभी आप एक पल को एज्यूम कर लीजिए ये बुक है, ठीक है, अभी बुक है, आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। उपनिषद एक टाइप ऑफ बुक है, अपन आगे पढ़ेंगे इन बुक्स में क्या क्या कहा गया है, ये चीज डिस्कस करेंगे। उपनिषद और अरण्यकाश जो बुक है वो जनरली एक टॉपिक पे, फिलोसफिकल टॉपिक पे ही डील कर रही है, ठीक है। सिमिलर टॉपिक ही दिए गए हैं। उपनिषद में हमें मेडिटेशन और योगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेडिटेशन और योगा के बारे में उपनिषद में मेंशन किया गया है। उपनिषद कई लोगों का काम है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति ने उपनिषद बनाए होंगे, मल्टीपल उपनिषद बने हैं, अलग अलग पार्ट से बने हैं, बट सब में एक कोर पॉइंट पता चलता है, हर जगह आत्मा और ब्राह्मण, ब्रह्मांड के बारे में बात करिए। वो वाला ब्राह्मण नहीं है, प्रीस्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, ये हमारा जो यूनिवर्स वाला है, कॉस्मिक एनर्जी जो आसपास पूरा ब्रह्मांड है, इसको लेकर चर्चा करी गई है, ठीक है। अब आप और हम एक फिलोसफिकल फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे मैं आपकी इमेजिनेशन के साथ वर्क करूंगा और हम दोनों, आप और हम दोनों मिलके एक प्रॉपर इमेजिनेशन में वर्क करके ये देखेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं जो हमें नहीं दिखती हैं बट उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन करते होंगे तो आप शायद ज़्यादा बेटर फॉर्म में समझ पाएंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपनिषद के टॉपिक में हम 4 टॉपिक्स को डील करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ये आत्मा टॉपिक क्या है भाई, आत्मा क्या है, हमारे अंदर आत्मा होती है, आत्मा होती है, ये चीज़ क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ के बारे में जानेंगे और माया के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यहीं से हम आगे कनेक्ट करेंगे अपने आगे की चीज़ों को जो हमारी अल्ली इसके बाद आती है फिलोसफी, जैन बुद्धिज्म वाली फिलोसफीज को भी यहाँ से थोड़ा सा हिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलता है उपनिषद से, हम इस चीज को जानने की कोशिश। अब एज्यूम करिए कि हमारा उपनिषद है, उपनिषद में हमें 4 टॉपिक मिल गए, एज्यूम करिए ब्रह्मा, आत्मा, साइकिल ऑफ बर्थ और माया, ठीक है। अब एक एक करके हम एक एक टॉपिक को डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया गया उपनिषद में। तो ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा इज समथिंग दैट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड एक्ट एज अ वाइटल फोर्स दैट गिव स्ट्रेंथ इन लाइफ। ब्रह्मांड क्या है, तो हमें थोड़ा सा इसको सोर्सेस के हिसाब से देखें तो हमें 4-5 सोर्सेस मिलते हैं, जैसे केनिया उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहन्निका उपनिषद, याज्ञवल्क्य और मंडूका उपनिषद। यहाँ पे ब्रह्मांड को लेके बहुत ज्यादा चर्चा करी गई है, हम एक एक करके इनको डील करेंगे। जैसे केनिया उपनिषद में कहा गया, केनिया उपनिषद में स्वयं देवता ही ब्रह्मांड को समझ नहीं सकते, और वैसे लोग अज्ञानी हैं जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म को समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें पता चल रहा है कि जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है ये अनडिफाइनेबल है। अनडिफाइनेबल मतलब क्या, कोई इसको समझ के डिफाइन नहीं कर पा रहा है, अपनी हर कोई अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा है, आज भी अलग लोग इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो हमें पॉइंट पता चला ये, ठीक है। तृतीय ऑपरेशन यहाँ पता चलता है ब्रह्मा वह है जिससे सभी जीवकों की उत्पत्ति होती है, मतलब जिससे हर चीजें पैदा हुई है, जीवन का पालक होता है, मतलब क्या वही केयर टेकर है, ब्रह्मा ही हर चीज को केयर टेकर है, जिसमें सभी जीवन का अंत में विलीन हो जाता है, वही एक तरह से डेथ की तरफ लेकर जाता है। और ये ब्रह्मांड एक अमर सत्य है, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आ रहा है ब्रह्मांड। अब देखिए इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे आसपास में पूरा एक साइकिल चल रही है, साइकिल मतलब क्या, कि पूरी दुनिया में एक साइकिल में चल रही है। अगर आप अपने अलावा सोच के देखें, ठीक है, आपने अपने अपने हट के देखा, पेड़ उग रहा है, एक फॉर्म में आ रहा है, टूट रहा है, फिर वो एक नए रूप में उग के पैदा हो रहा है, एक पूरी साइकिल चल रही है ना। और वो एक यूनिवर्स चला रहा है, चला रहा है मतलब क्या, कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके होने नहीं होने से डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगी, वो अल्टीमेटली चलती ही रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज से 200 साल पहले कोई पैदा हुआ, ठीक है, वो खत्म हो गया, पर क्या आज उस व्यक्ति का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले हो रहा है, नहीं। दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रहा है चीजों का, चीजें अपनी साइकिल में चली। ये साइकिल कौन चला रहा है, ये साइकिल ब्रह्म चला रहे हैं, ठीक है। ब्रह्म मतलब एक कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करी गई है कि उस वो एनर्जी पूरी साइकिल को मेंटेन करके चल रही है, उसी साइकिल में हम सभी एज अ पार्टिसिपेंट के रूप में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझ के देखिए, एक ट्रेन है, मैं आपको ट्रेन का एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन है जो लगातार चल रही है, आप उस पर चढ़ते हैं, ठीक है, जब आपका बर्थ होता है आप उसके अंदर चढ़ते हैं, आप कुछ रास्ता अपने जीवन का तय करते हैं, फिर उस ट्रेन से डेथ के टाइम पे उतर जाते हैं, बट वो ट्रेन कंटिन्यू चल रही है। तो जो ट्रेन कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है ना, ये इसको ब्रह्मा के रूप से जोड़ा गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। बट इसको कोई समझ नहीं सकता, तो हम इसको एक हाइपोथेटिकली बेसिस समझने के लिए समझ पा रहे हैं कि एक यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति को अब ब्रह्मा के रूप में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक्चुअली कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई एक्चुअली वर्क कैसे कर रही है, क्या चीजें हैं इसके ऊपर जो चीजें चल रही है, ठीक है। हमें बृहन्निका उपनिषद में पता चलता है, ऋषि यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी से शाश्वत ब्राह्मण में के विषय में कहते हैं कि वह सब कुछ देखता है किंतु उसे देखा नहीं जा सकता। मतलब क्या, ये जो यूनिवर्स है वो सब कुछ देख रहा है, कैसे प्रकृति चल रही है, चीजें आ रही है जा रही है,
बट उससे अपन नहीं देख पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा आपने सिनेरियो देखा होगा जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पे कहीं फेमाइन, ड्रॉप ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो एक पॉइंट समझे, ये जो एक इक्विवेलेंस है मेंटेन जो कर रहा है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स कर रहा है, जो जिसको अपन यूनिवर्सल एनर्जी भी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। यही कॉस्मिक एनर्जी के बारे में चर्चा करी गई है। ठीक है, फिर हम मंडूका उपनिषद के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार स्पाइडर अपने चारों ओर जाल बुनता है, उसी प्रकार प्रकृतिधर वे वनस्पति उगाते हैं, अथवा शरीर पर बाल भी अपने आप उगते हैं, उसी प्रकार यह संसार उस शाश्वत ब्राह्मण की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पे एक स्पाइडर को इमेजिन करिए, स्पाइडर अपने आप पूरा एक जाल बनाता है चीजों का, वैसे ही ब्रह्मा अपने आप हर चीज करने के लिए चीजें चल रही हैं। इससे क्या, आपने कभी देखा होगा कि प्लांट अपने आप ही उग रहा है। इनफैक्ट एनिमल से लेके ह्यूमन के हेयर भी खुद आ रहे हैं। ये आप ऐसा करते हैं कि मैं ये रोज प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे हेयर आने से, मान लीजिए आप कहते हो जिम करते हैं तो हमारे डंबल शंबल बनते हैं, बट क्या आप जो नेचुरल चीजें चल रही हैं उनके लिए प्रैक्टिस करते हो? नहीं। तो एक पॉइंट समझ में आता है कि कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, यूनिवर्स में ऑटोमेटिक चल रही है। ये ऑटोमेटिक कैसे चल रही है? कि हमारे यूनिवर्स में ब्रह्म चला रहा है, ये यूनिवर्स ऑटोमेटिक चला रहा है साइकिल के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके, अभी जो हम इसको कह रहे हैं कि एक एनर्जी है पूरे संसार में जो हर चीज को चला रही है, वो धीरे धीरे करके एनर्जी को लेटर विद टेस्ट में गॉड के रूप में मेंशन किया गया कि ये भैया ब्रह्मांड गॉड है, भगवान है, ब्रह्मा एक गॉड है जो हर चीज को मेंटेन कर रहे हैं दुनिया में, कि हर चीज का इक्विवेलेंस बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक हम पॉइंट जाने ब्रह्मांड के बारे में, जो पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। अब इसके बाद आप हटके ये देखिए कि मैंने तो, जैसे मैंने भी आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, ट्रेन जा रही है, मान लीजिए आप यहाँ पे इस स्टेशन से बैठे। ठीक है, मान लीजिए किसी का बर्थ 1995 में हुआ, इस स्टेशन में बैठा, और आगे जाके वो 2070, मान लिया अपन, एज्यूम करो 70s में वो उतरता है, मतलब उसकी डेथ होती है। उसने ये वाला जो पूरा फेज जिया, ठीक है, ये उसका पर्सनल फेज कह सकते हैं ना अपन लोग, पर्सनल लाइफ रही, पर्सनल लाइफ रही, पर्सनल इवेंट्स रहे जहां पे उसने चीजों को समझा। तो अभी अपन क्या देख रहे थे? पूरी ट्रेन को देख रहे थे कि आप चढ़ो चाहे नहीं होते हो, वो तो चलती रहेगी। तो आपने देखा पूरे यूनिवर्स को, अपन जूम आउट करके देख रहे थे ट्रेन को, कि ट्रेन कितनी बड़ी है, कितने समय से चल रही है, अपने जूम आउट देखा। अब अपन ने क्या किया, थोड़ा सा जूम इन किया, उसमें क्या कहा है, दो पॉइंट डाले, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अब हमने उस चीज को थोड़ा जूम इन किया और जूम इन करके देखा कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के फेज में उस ट्रेन पे चढ़ के क्या किया मैंने अपने जीवन में, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा जो पूरा फोकस, अभी पूरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख रहे थे, पेड़ पौधे से लेके हवा वायु सबकी चर्चा कर रहे थे। अब हम वो देखेंगे कैसे चीजें ह्यूमन में चल रही हैं। मतलब अब मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया को छोड़ो और अपने बारे में देखो। तो अब आपको इस जर्नी को फोकस करना है जहां पे आप चढ़े और जहां से आप उतरे। ठीक है, ये जर्नी हमारी पूरी एक एनर्जी के रूप में अपन देखते हैं, आत्मा के फॉर्म में। आत्मा मतलब इंटरनल सोल। जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी में एक आत्मा है, आपकी बॉडी में भी एक आत्मा होगी। आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी अलग होगी, आपकी चॉइस कलर्स प्रेफरेंसेस अलग होंगे, मेरे चॉइस कलर प्रेफरेंसेस अलग होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमारी आत्मा में भी अलग अलग चीजें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, कि अब हम इंडिविजुअल को जानेंगे, सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अब हम जो अल्टीमेट रियलिटी है अपने अंदर देखेंगे। और अब मैं आपसे फोकस करने कहूंगा, अब आप मान लीजिए इस फेज के बारे में चर्चा करिए। जो उस डिब्बे पे चढ़ा बैठा, उसने उस डिब्बे में लगभग 70-80 साल दिए जीवन के, यूनिवर्स में उसने धरती जीवन में 70-80 साल दिए। और वे आत्मा में कैसे व्यक्ति काम कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें दो प्रकार के सोर्सेज मिलते हैं जो इस चीज के बारे में थोड़ा विचारक बताते हैं, बद्रिका उपनिषद और चंद्रकना उपनिषद। ठीक है, बद्रिका उपनिषद में कहते हैं आत्मा वह है जो सब कुछ देखता है। ठीक है, सब कुछ देखता है, पर उसे नहीं देखा जा सकता। क्या कभी आपने अपनी आत्मा देखी है? कि आपने कभी अपनी फिजिकल बॉडी, तो हम सब ने देखी कि भाई हमारा कलर टोन ये है, हमारे मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मेरे इस टाइप के बाल हैं, मेरे लॉन्ग हेयर है, मेरे शॉर्ट हेयर, अपन ने फिजिकल अपीयरेंस बहुत देखा। बट क्या हमने कभी अपने मन को देखा कि हमारा मन कैसा है, हमारी आत्मा कैसी है, हमारे विचार कैसे आते हैं? ठीक है, वो सब कुछ सुनता है। हम अपनी आत्मा में सब बातें करते हैं, जैसे क्या, आज यार टेंशन रही यार कि मैं स्लाइड्स बनाना भूल गया, आज थोड़ा टेंशन रही कि मैं लेट वीडियो डाल रहा हूँ। वो सब कुछ सुन रहा है। ठीक है, बट हम उसको नहीं सुन सकते। ठीक है, जो सबको समझता है, वो हर चीज समझता है, किंतु उसको समझाया नहीं जा सकता। जो सब कुछ जानता है, लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। मतलब क्या, यहाँ पे हम अपनी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में अगर देखेंगे तो आप कितनी सारी बातें जानते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मैं अपना वेट जानता हूँ, अपनी हाइट जानता हूँ, अपने जो बायोलॉजिकल
वाइटल्स होते हैं कि मेरा बीपी इतना चलता है, शुगर इतना चलता है, हीमोग्लोबिन इतना चलता है, सब जानता हूँ। बट मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप अपने अंदर के मन के बारे में कितना जानते हो? तो आप कहोगे सर मैं इतना समझ ही नहीं पाया अपने आप के बारे में। मैं अपने आप को इतना जान ही नहीं पाया। मैं अपने आप को जब सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है मैं बहुत अलग हूँ। मैं बहुत अंदर से अलग हूँ, बाहर कुछ और दिखा रहा हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमें आत्मा से पता चल रही हैं, ठीक है? इन टॉपिक पे डिबेट डिस्कशन होने लगते हैं धीरे-धीरे करके। हमें चंडकोपनिषद में पता चलता है, आत्मा हृदय की गहराई में अव्यवस्थित है। मतलब क्या आत्मा हृदय में बैठी हुई है, अपने दिल के अंदर बैठी हुई है, जो कि छोटे से दाने के बराबर है। जैसे छोटा-सा बाजरे का दाना होता है ना, मस्टर्ड सीड, उसके बराबर है और या उससे छोटा भी हो सकता है, कहा गया है, क्या पता उससे छोटा भी हो। तो एक पॉइंट से हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे अब हम जब उपनिषद के बारे में बात करते हैं, अगेन मैं ब्लैक स्लाइड यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो हमने उपनिषद टेक्स्ट के बारे में देखा, तो टेक्स्ट में हमें जानने को पता चलता है कि लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बातें क्या चल रही हैं कि ब्रह्मांड कैसे वर्क कर रहा है, हाउ दिस यूनिवर्स इज फंक्शनिंग, हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, जो चीज मेरे बाद में भी चलेगी और मैं हूं तब भी चलेगा। दूसरा पॉइंट हमने देखा आत्मा। आत्मा मतलब क्या कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं क्या बाहर दिखा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को जानता हूँ उतने अच्छे से, क्या मैं अपने अंदर के फिजिकल चीज़ों के अलावा चीज़ों को जानता हूँ, क्या अपनी आत्मा को जानता हूँ। ये सब टॉपिक दिमाग में आने लगे लोगों के। तो अब आप एक पॉइंट समझ रहे हैं ना कि कभी कभी एक मैं इसको आत्मा का एग्जाम्पल और आपसे दूंगा, जो आजकल टर्म चलता है ना, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो। तो उसमें वर्ड आता है अपने फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, अपने मन से प्यार करो, अपनी इंटरनल सोल से प्यार करो, अपनी इच्छाओं से प्यार करो। तो यहाँ से एक जो सेल्फ लव वाला टॉपिक है वो भी यही से जुड़ता है कि यू आर लविंग योर आत्मा, यू आर लविंग योर सोल, ठीक है? तो उस टॉपिक पे कई प्रकार के डिस्कशंस होते हैं, ठीक है? एक टॉपिक और हमें पता चलता है, माया। माया मतलब क्या? इल्यूजन। तो क्या है, देखिए कि इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जब बर्थ होता है, या फिर चलिए हम ट्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं, वेयर इज इरेजर। देखिए, जैसे मैंने एक ट्रेन का एग्जांपल आपको दिया था कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म से चढ़े और हमें जीवन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे डेथ के साथ में उतरना है। ये हमारा स्टार्टिंग जर्नी है, हमारी एंडिंग जर्नी है। इस पूरे ड्यूरेशन को हम कितना अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, अपना पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं, ये डिफ़ाइन करेगा कि हमने अपने साथ में, अपनी आत्मा के साथ में कितना वर्क किया, कितना इस संसार के बारे में वर्क किया, ठीक है? बट समस्या क्या है कि हम कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के साथ जुड़े रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझने की कोशिश करिए कि आज हम मोह माया से जुड़े हैं। आपने शब्द सुना होगा, मोह माया। तो ये माया क्या है? ये माया हमें उपनिषद में बताई गई है इज द इल्यूजन। ये इल्यूजन कैसा है? इल्यूजन ऐसा समझ के देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को पढ़ने में दिक्कत हुई, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि मुझे ये इशू आ रहा है पढ़ने में, तो मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ, मैं शॉर्ट्स देखने लगता हूँ। तो ये एक टाइप ऑफ इल्यूजन है ना। इल्यूजन मतलब कि यू आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम योर राइट ट्रैक। सेम चीज, इसको अपन एक वर्ड दे सकते हैं, क्या फोन यूज करना एक टाइप ऑफ मोह माया है? यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम योर राइट ट्रैक एंड यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन समवेयर एल्स, जहां पे आपका उस चीज का प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आ रहा है ना? तो हम अपने इस जीवन के पाथ में कई प्रकार की माया को फेस करते हैं, ठीक है? और ये माया हमें रोकती है अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ जाने से। फॉर एग्जाम्पल एक चीज देखें कि आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 12th पास हुआ है जस्ट, या फिर कॉलेज लाइफ पास करी है उसने, वो एग्जाम्स दे रहा है, उसके मन में क्या है कि जब मैं आईएएस यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, उसके बाद मुझे अल्टीमेटली खुशी मिलेगी। तो अभी उसके दिमाग में अल्टीमेट डिजायर किस चीज की है? यूपीएससी क्रॉस करना। माया क्या है? यूपीएससी, ठीक है? सेम टाइम पे आप देखेंगे, उसको पता चलेगा कि जब यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है तो उसके अंदर और कोई नई डिजायर आ जाएगी। डिजायर क्या जाएगी? चलिए मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, अब रॉयल एंट्री से अंतर नहीं पड़ रहा है, अब मुझे और अच्छा करने के लिए मुझे इतने इतना अमीर बनना है कि मैं ये कर लूँ या फिर वो कर लूँ। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल से जुड़ा रहेगा। कहीं उसको लगे कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, मैं अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ, अपने बच्चे को विदेश भेज दूँ। तो पूरे जीवन भर वो एक मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से जुड़ा रहेगा, जो कि खत्म नहीं होंगी, ठीक है? ये जो डिजायर्स हैं, ये आपको सेल्फ नहीं ढूँढने देती, सेल्फ नहीं ढूँढने देती। इसी को माया वर्ड यूज़ कहा गया है, ठीक है? तो अब ये माया क्या है? इस चीज़ को हम थोड़ा-सा, एक मुझे शॉर्ट ये वो मिली थी, इमेज मिली थी इंस्टाग्राम पे, थोड़ा-सा शायद समझ पाएँ। ये भगवत गीता के बारे में पॉइंट बताया गया है, ठीक? यहाँ पे अगर आपको लगे नॉलेज वर्ड अगर आपको समझ में ना आए, तो नॉलेज को आप देख लीजिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस अभी अपन टर्म यूज करके चल सकते हैं कि मुझे मेन हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, तो वो नॉलेज से आएगी, ठीक है? अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एलिफेंट है। जो एलिफेंट ये बताता है
कि जो आपके पास्ट के कर्म है, कर्म, ठीक है, उसमें आप फंसे हो, यू आर स्टक इन योर पास्ट। जो कहते हैं ना, कल की मत सोचो, कल जो गया तो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये आपका पास्ट है जो आपको रोके है, ठीक है। सिमिलरली जो स्नेक है, ये आपका फ्यूचर है। जो स्नेक फ्यूचर दिखा रहा है कर्म के हिसाब से। और जो आप डाली पकड़े हैं, ये जो ब्रांच पकड़े हैं, ये आपका प्रेजेंट है, जहां पे आप खड़े हैं, आज का दिन, डे, आज का प्रेजेंट है जो आपके हाथ में है, ठीक है, जिसको आप पकड़े हैं, ठीक है। हनी कॉम्ब आपकी वो माया है, आपकी जो डिजायर है, जिसको देख के आप ऊपर खुश हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसको आप पाना चाहते हैं, ये आपकी हनीकॉम्ब, आपकी माया है। एक इल्यूजन ऑफ मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में है कि मुझे ऑडी चाहिए है, बीएमडब्ल्यू चाहिए है, ठीक है। बट जब ये पा लेंगे तो क्या इसके बाद आपको ये नहीं लगा कि मुझे बीएमडब्ल्यू के अलावा मुझे ऑडी चाहिए, फिर मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए? क्या ये कभी खत्म होने वाली प्रोसेस रहेगी? नहीं। अपन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पूरी चीजें हैं, ये हमें एक मोह माया के जाल में फंसाए हुए हैं। हमें एक डिजायर आएगी, फिर अगली डिजायर आएगी, फिर अगली डिजायर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने फ्यूचर को जानते नहीं है, और हम अपने डिजायर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हम एक मेटलिस्टिक डिजायर के ऊपर, जो चूहे हैं यहाँ पे, जो रेड्स हैं, वो हमारा टाइम है, जो जो दिन और रात धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। जैसे एक ही दिन अपन उस चीज को, डिजायर को पकड़े बैठे हैं, पकड़े बैठे हैं, पकड़े बैठे हैं कि मुझे ऑडी ही चाहिए, ऑडी ही चाहिए है। धीरे धीरे करके हम डे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रैट हमारी डाली काट रही है, जिससे कभी भी हम ग्रेजुअली नीचे गिर सकते हैं, और क्या पता वहां पे सांप बैठे हो। एक नेगेटिव वाइब बताई गई। इन सब चीजों से बचने के लिए, इस पूरी डिजायर की साइकिल से बचने के लिए, हमें भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई, तुम आज अपनी नॉलेज पे वर्क करो, और इस मिडलिस्ट डिजायर को छोड़ के, इस हनी कॉम को छोड़ के, तो मेरे साथ आ जाओ। तो मैं तुम्हें अल्टीमेटली हैप्पीनेस दूंगा। मेरे साथ आओगे, तुम इस पूरे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, इन सब की साइकिल से बच जाओगे, और तुम मेरे साथ में एक आध्यात्मिक जर्नी पे आ जाओगे, जहाँ पे तुम्हें अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाएगा लाइफ का, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, और जो डिजायर है उनसे तुम्हारा जीवन हटके एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाएगी। इस डिजायर की साइकिल से बच जाओगे तुम। पॉइंट समझ में आ रहा है? डिजायर कोई भी फॉर्म में हो सकती है ना? तो ये चीजें हमें समझ में आती है। इसके बाद में हमें उपनिषद में दूसरा पॉइंट पता चलता है कि साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ के बारे में बताया गया है। अब देखिए, फिर से ये चीज़ें फिलोसफिकल जाएंगी। मैं बहुत बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो, बट आपकी जो इंटरप्रिटेशन हो कमेंट से मेंशन करिए। ये बहुत वास्ट टॉपिक है कि इस टॉपिक को समझने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन हर दूसरे व्यक्ति के पास रहेंगी, है ना? तो अपना एक इंटरप्रिटेशन जनरलाइज करके मैं आपको अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। जब हम इस ट्रेन की जर्नी में चढ़े, ये हमारे एंट्री, हमारी एग्जिट है, एंट्री, एग्जिट, ठीक है। हम इस जर्नी में चढ़े, हमने अपने जीवन में कई काम करे, ठीक है, काम करे, और फिर हम अपनी डेथ की तरफ आ गए। अब ये साइकिल रिपीट होती है, आप फिर से एंट्री करो, फिर से एग्जिट करोगे। तो ये एक साइकिल है डेथ और रीबर्थ की, ठीक है। अब हमें ब्राह्मण्स और उपनिषद में कई जगह इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है। जो व्यक्ति प्रॉपर सेक्रीफाइसेस कर रहा है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा जो ब्राह्मण पॉइंट आ रहा है, ब्राह्मण्स जो आ रहे हैं, ये उपनिषद के पहले लिखे गए। देखिए क्या है, पहले वेद आए, वेद के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के बाद अरण्यक आए, अरण्य के बाद उपनिषद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण को जब अपन देखते हैं, तो ब्राह्मण में भी हमें रीबर्थ के बारे में और बर्थ साइकिल के बारे में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे ब्राह्मण क्या कहते हैं, ब्राह्मण मतलब बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण का ट्रेडिशंस क्या कहता है अपन से, कि अगर आप प्रॉपर्ली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो आप मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे आप देखते होंगे जो क्रीमेशन सेरेमनीज होती हैं अपने यहाँ, वो ये कहती हैं कि अगर ये वाला पूजा पाठ करोगे आप, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके पास चले जाएंगे। एक टाइप ऑफ रिचुअल को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। आप फिर से प्रॉपर्ली बोर्न होंगे, और आपको डेथ अगेन प्रॉपर ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स मिलेंगे। मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स मतलब क्या? जैसे कि ये वाला सेक्रीफाइस करा दो, आपके पास में धन की संपत्ति आने लगेगी। आप ये वाला पूजा करा लो, आपके पास में शक्ति आ जाएगी। आप ये वाला पूजा पाठ कराइए तो आपके गाड़ी आ जाएगी। ये वाला करिए, आप वो करिए जिससे आपकी नौकरी लग जाए। ये करिए जिससे आप टॉप कर जाए। आप इन इसको ये खिला दीजिए, किसी को ये कुछ करा दीजिए, पूजा पाठ करा दीजिए, जिससे कुछ कुछ चीजें बेटर हो जाए। तो कई प्रकार के सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया था, जो ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे। ब्राह्मण एज अ प्रीस्ट कह लीजिए, वर्ड प्रीस्ट डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो एक तरह से पता चल रहा है कि आप अपने जीवन को सेक्रीफाइस से जोड़ रहे हो, कि अगर मैं जीवन में अच्छा करना चाह रहा हूँ, तो सेक्रीफाइस परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये कैसे होंगे? तो कहा गया है, ब्राह्मण्स ने क्या कहा गया, ब्राह्मण प्रीस्ट क्या कहते हैं, कि जो व्यक्ति अच्छे सेक्रीफाइस करता है, तो उसको आगे जाके जो आग है उससे पास कर दिया जाता है, और जो नहीं करता है उसको आग में जला दिया जाता है, ठीक है। एक ये पॉइंट पता चल रहा है।
अ पर्सन इज बोर्न अगेन आफ्टर डेथ इज पनिश्ड और रिवार्डेड फॉर हिज डीड्स। मतलब एक व्यक्ति का रिबर्थ किस रूप में हो रहा है, वो जानवर बन के आ रहा है, इंसान बन के आ रहा है, इंसान कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, वो उसके कर्म बता रहे हैं, पुराने पिछले जन्म के कर्म, या फिर सेक्रीफाइसिकल कर्म यहाँ पे वर्ड हो रही है। कर्म का टॉपिक हम बुद्धिज्म बहुत अच्छे से डील करेंगे आगे जाके, तो यहाँ से एक पॉइंट पता चल रहा है। इसके अलावा अभी तो आपने देखा कि जो ब्राह्मण ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है साइकिल बर्थ का, अब देखेंगे उपनिषद में क्या कहा गया है बर्थ रिबर्थ के बारे में। ठीक है, उपनिषद एक टॉपिक के बारे में बात करता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब क्या, कुछ उपनिषदों में आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। और यार ये फिर से टिपिकल टॉपिक है, मैं आपको समझाऊंगा। आपने कभी अपने जनरल लेमन लैंग्वेज में सुना होगा, सामान्य भाषा में सुना होगा कि जब आपके यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है क्लोज वन में, कोई आप सुनते होंगे तो पता चलता होगा कि अब वो दूसरे रूप में कहीं ना कहीं आ गए होंगे, उनका कहीं बर्थ हो गया होगा। तो एक पॉइंट समझ में आया कि आज के टाइम पे लोगों के दिमाग में पॉइंट है कि जब कोई की डेथ होती है, सॉरी, जब किसी की डेथ होती है, वो किसी और जगह एक नए रूप में बेबी बन के पैदा हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, लीविंग फ्रॉम दिस बॉडी टू गोइंग टू न्यू बॉडी इन फॉर्म ऑफ न्यू बेबी, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करना, इसको ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस कही गई है। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी बुद्धिज्म जैनिज्म में बहुत अच्छे से आपको बताई जाएगी, ये पूरी साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ के बारे में है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ आर इंटरकनेक्टेड। मतलब क्या, जन्म और मृत्यु इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खत्म होता है, दूसरा व्यक्ति वहाँ पैदा होता है। और अब आप सोचेंगे तो जो यूनिवर्स में एक बैलेंस है वो भी तो इसी कारण बना है। अगर हर कोई अमर हो जाएगा तो फिर लोग बर्थ कैसे लेंगे नया, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्रास्टिक नहीं हो जाएगी। तो हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मा है, इस साइकिल को मेंटेन करके चलते हैं, बर्थ रिबर्थ वाली, है ना। बर्थ एंड रीबर्थ आर इंटरकनेक्टेड। मृत्यु और पुनर्जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, और जीवन मृत्यु पुनर्जन्म इस चक्र से मुक्ति केवल ज्ञान के द्वारा हो सकती है। मतलब क्या, अ, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे जाके नटराज की मूर्ति के बारे में। नटराज की मूर्ति में एक सर्किल है साइड में, जो पूरा बॉर्डर क्लोज करता है। इस सर्किल में टॉपिक को डील किया जाता है। वो कहता है हमारा जीवन एक सर्किल के अंदर रिवॉल्व होता है, हम इस सर्किल में घूमते रहते हैं। जैसे ये जो हमारी ट्रेन है, चलिए इस ट्रेन को एग्जाम्पल लेके चले। ट्रेन है, पूरे सर्किल में घूम रही है ट्रेन, जो ट्रेन का पाथ है सर्किल है। ठीक है, ट्रेन सर्किल में घूम रही है, हम इस पॉइंट पे बैठे और इस पॉइंट पे उतरे। ठीक है, फिर हम इस पॉइंट पे दूसरे रूप में पैदा हुए और फिर हम इस पॉइंट पे उतरे, फिर हम दूसरे रूप में इस पॉइंट पे पैदा हुए और दूसरे पॉइंट पे इस पे उतरे। ये जो पूरी साइकिल है ये कंटिन्यूअस चल रही है, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। डेथ में आया और एग्जैक्टली मतलब बर्थ में पैदा हुआ, फिर डेथ में एग्जैक्टली फिर दूसरे रूप में कहीं और पैदा हो गया, बट मैं इसी ट्रेन में रिवॉल्व कर रहा हूँ, इसी सर्किल में रिवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहा गया है ये जो चक्र है, ये साइकिल है, इससे एक मुक्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही पाई सकती है। मतलब जब आपके पास में अल्टीमेट नॉलेज आ जाती है, अल्टीमेट नॉलेज मतलब क्या, आप हर चीज का त्याग करके आप एक फिलोसफिकल व्यू में आप एक एनर्जी को समझ जाते हैं, तो कहा जाता है कि आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट वाली नॉलेज की बात नहीं हो रही कि आपके पास बीए का सर्टिफिकेट है, आपके पास में आईआईटी का सर्टिफिकेट, नहीं। यहाँ पे खुद की नॉलेज, संसार को देखने की नॉलेज, अपने आप को जानने की नॉलेज, एक एनलाइटेड हो जाने वाला, आप हैप्पीनेस की तरफ आ गए हैं। आपका जीवन एक ऐसे फेज में आके जब वहां पे आपको सुख दुख का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, आप एक आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं। उस फेज में जब आप आ जाते हो तो आप बर्थ और रिबर्थ की साइकिल से बाहर निकल जाते हो, ये कहा गया है उपनिषद में हमारे। ठीक है, अब देखिए उपनिषद तीन प्रकार के वर्ल्ड की बात करता है। वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन जो हमारा है, वर्ल्ड ऑफ एंसेस्टर्स जो हमारे पितृ होते हैं। पितृ मतलब क्या, जैसे कह सकते हैं ना कि आपने वो सुना होगा कि गया जी में जाके अपने पितरों का वो विसर्जन करवाते हैं, पूजा कराते हैं कि अब हमारे उसमें डिवाइन एनर्जी में आकाश में चले गए। तो एक तरह से मानिए तीन वर्ल्ड के बारे में मेंशन किया गया है। ये ह्यूमन है, चलिए मैं ही हूँ ठीक है, सबके साथ होगा, ह्यूमन हूँ। तो अभी मैं इस दुनिया में बैठा हूँ, ये हमारा आज का वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एक टाइम के बाद में मेरी यहाँ पर डेथ होगी। ठीक, डेथ के बाद में मैं एंसेस्टर्स में या गॉड में, कौन से वर्ल्ड में एंटर कर रहा हूँ, ये मेरे कर्म डिसाइड करते हैं, मेरी नॉलेज डिसाइड करेगी। तो अगर मैं इस साइकिल में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, फिर मैं एंसेस्टर्स की साइकिल में घूम दूंगा, मतलब क्या, मैं पितरों में मिल रहा हूँ, अपने एंसेस्टर्स के वर्ल्ड में जा रहा हूँ, या फिर मैं भगवान के वर्ल्ड में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन प्रकार के वर्ल्ड के बारे में बात करी गई है। द रिबोर्न गो टू द वर्ल्ड ऑफ फादर्स,
जो जिसका फिर से पैदा होता है। जैसे मान लीजिए मैं फिर से पैदा हुआ, मैं इसी साइकिल में बैठा हूँ, मेरे पास अल्टीमेट नॉलेज नहीं आ पाई है, मैं अभी इसी लूप में फंसा हूँ, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, एंसेस्टर्स के फादर्स के ग्रुप में चला जाऊंगा, पितरों वाले में चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है अपने जीवन के बारे में देखने के लिए, तो मैं ग्रेजुअली इन दोनों चक्र से बच के, इन दोनों वर्ल्ड से बच के वर्ल्ड ऑफ गॉड की तरफ चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास में अगर अल्टीमेट नॉलेज मिल जाती है सेल्फ को जानने की, अल्टीमेट ट्रुथ जान जाते हो जीवन का, तो आप इन दोनों चक्र से बच के आप डायरेक्ट सीधे भगवान के चक्र में चले जाते हो। और जो आपका जो डेथ डेथ रीबर्थ वाला जो पॉलिसी, जो पैटर्न चल रहा है, ये बंद हो जाता है, आप एनलाइटेड हो जाते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो, आप इस पूरे चक्र से बाहर निकल जाते हो, ठीक है। एक पॉइंट समझ में आता है। इसके बाद में कि भाई उपनिषद का, अब तो देखिए क्या है, अपन दोनों रूप में बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं दोनों चीजें करवाने की कोशिश करता हूँ। इसका मेन गोल क्या है उपनिषद का, जब अपन ने पूरा, जैसे मान लीजिए उपनिषद है, उपनिषद को पढ़ा तो मुझे एक गोल पता चला, इसका गोल क्या है, इसके बैकग्राउंड में थीम क्या है, जो मेन हमारा वर्क कराने के लिए बोल रही है। वो कह रही है कि आपको ब्रह्मा का रियलाइजेशन होना चाहिए, कि धरती पे जो भी चीजें चल रही हैं वो एक एनर्जी के थ्रू चल रही हैं, वो एक सीक्वेंस में चल रही हैं, जो आपके होने नहीं होने के बाद में भी ये ट्रेन चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा, कि जब हम अपने बारे में देखें और हमें जब इस संसार के सुख दुख से आगे बढ़ना है, तो हमें एक नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, आध्यात्मिक नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स को देके, और इसी के थ्रू हमें लिबरेशन मिल पाएगा, मोक्ष मिल पाएगा, मुक्ति मिल पाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये बर्थ हुआ व्यक्ति का, बर्थ के बाद में फिर आया वो लाइफ की साइकिल में, जहाँ पे पूरा जीवन निकालता है, और इस लाइफ में ही हमारे पास में प्रेजेंट है ना। लाइफ में अगर आप अल्टीमेट नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपको मिल जाता है मोक्ष, तो आप इस साइकिल को ब्रेक कर दोगे, आप इस साइकिल से ब्रेक होकर आप मोक्ष की पाथ में चले जाओगे, ठीक है। और डेथ के बाद में भी आप मोक्ष में, गॉड के वर्ल्ड में चले जाओगे। बट अगर आप अभी भी मेटलिस्टिक मोह माया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, आईटी, जेई, नीट, डॉक्टर, एमबीबीएस, पैसे, करोड़ों रुपए पैकेजेस, इसमें उलझे हुए रहोगे, तो आप फिर डेथ के बाद में बर्थ लोगे, फिर से अपनी साइकिल में आ जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को एक डिजायर में ही उलझाए रखे हो, आप अल्टीमेट ट्रुथ तक आ ही नहीं पा रहे हो। तभी कहा जाता है कि अगर आपको अल्टीमेट ट्रुथ चाहिए तो मोक्ष की तरफ चलिए। तभी आज के टाइम पे जो कई फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, या फिर जो बहुत बड़े बड़े योग गुरुज हैं, वो अल्टीमेटली मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो फिजिकल डिजायर, मेटेरियलिस्टिक डिजायर को छोड़ दिए हैं। कैसे छोड़ दिए? उनको नहीं है मतलब कि मैं क्या पहना हूं, मैं जीन्स पहने हैं, मैंने कौन सी कंपनी के जूते पहने, अरे नहीं है मतलब, मैं सादा सिंपल उच्च विचार वाला इंसान हूँ, मैं अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप जैन मुनीज को देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि वो अल्टीमेटली हर चीज का त्याग करके रखे हैं। आप हिंदू कल्चर में देखें, कई ब्राह्मण आप अभी देखेंगे, जैसे क्या कहते हैं, कि बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, संस्कार होते हैं, तो आप जब किसी ऋषि मुनि से मिलेंगे तो पता चलेगा वो व्यक्ति को मतलब नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी ऑडी बीएमडब्ल्यू से मतलब नहीं है। बट जो व्यक्ति एक मेटेरियलिस्टिक डिजायर से जुड़ा है, उसको ऑडी बीएमडब्ल्यू, गाड़ी, घर, बंगला सबसे मतलब है। तो एक मेटेरियलिस्टिक डिजायर से मतलब है आपको, इन सब से बाहर निकलना है, तो आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे कैसे आगे बढ़े, तो कई प्रकार के लेटर उपनिषद हमें योगिक मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, कि इससे भी हमें ब्रह्मांड के बारे में रियलाइजेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कि अब एक पॉइंट आता है कि भाई अब हम कैसे नॉलेज को गेन करें, नॉलेज गेन कैसे करें। तो जो ब्राह्मण्स थे वो कहते थे आप परफॉर्म करो सेक्रीफाइसेस, आपको अल्टीमेट मोक्ष मिल जाएगा। बट पता चलता है धीरे धीरे उपनिषद में कहा गया है कि सेक्रीफाइसेस के थ्रू आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये पॉइंट नहीं है कि आपको सेक्रीफाइस करो, आप यज्ञ करो और आपको मोक्ष मिल जाए, तो ये नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या क्या विचार बोलते हैं, तो देखिए चंडकोपनिषद में दो चीजें पता चलती हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी गार्गी से कहते हैं, कोई मनुष्य नित्य अनुष्ठानों से अपना समय व्यतीत करे अथवा हजारों साल तक वह तपस्या करे, तब भी उसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। कुछ मतलब क्या, नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या कहा है याज्ञवल्क्य जी ने, ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर यज्ञ करता रहे, सेक्रीफाइसेस करता रहे, पूजा पाठ करता रहे, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करता रहे, बट उसको इस रास्ते से ये नहीं है कि कुछ नॉलेज हासिल हो पाएगी, ठीक है। वे जो लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि का विविध संपादन करते हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, जो दान इत्यादि देते हैं, वो पुण्य को प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति से ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह अमृत को प्राप्त कर देता है। सेम जगह कहा गया है कि जो प्रॉपर दान देते हैं, तप करते हैं, इम्यूनिटी को अटेन कर लेते हैं, तो मतलब दोनों प्रकार के इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहे हैं, कहे गए हैं। लेटर टाइम्स में एक पॉइंट आता है, देखिए अभी अपन, मैं पूरी चीज़ों को कंक्लूड करूंगा लास्ट में, अच्छे से आराम से बैठे कंक्लूड करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हमें कई उपनिषदिक थॉट्स के बारे में पता चलता है, वेदांता के बारे में पता चलता है। उपनिषद थॉट है, तीन पार्ट में वर्ल्ड करे, आत्मा, ब्राह्मण, वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम वेदांता मतलब वेदों के बाद में लिखे गए लिटरेचर की जब बात करते हैं, तो हमें कई लिटरेचर ऐसे मिलते हैं जो अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भगवत गीता को जब हम देखते हैं, तो भगवत गीता में
हमें कई प्रकार के उपनिषदिक फिलोसफीज दी गई हैं। कभी आपने सोचा अच्छा भगवत गीता किसने पढ़ी? भगवत गीता इस टाइप ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या? आप अपने जीवन के किसी भी फेज में बैठे हो, आप खुश हो दुख हो, आप भगवत गीता पढ़ोगे, आपको एक डिवाइन एनर्जी पता चलेगी यार ये चीज है जो हर चीज में आपको फिक्स कर देती है। ठीक है, तो भगवत गीता बहुत हद तक उपनिषदिक फिलोसफी से बेस्ड है। ठीक है, जो कहती है कि हमें अपने राइट एक्शन रखने चाहिए, मतलब हमारे जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, उस पर फोकस करती है। अब देखते हैं क्या हमें पता चलता है। 9th सेंचुरी के थिंकर शंकरा अद्वैत वेदांता के बारे में बात करते हैं, जो कहते हैं नॉन डुअलिस्टिक वेदांता, जो कहते हैं ओनली वन सिंगल यूनिफाइड रियलिटी है जो है ब्रह्मा, जो सिंगल यूनिफाइड आइडिया के बारे में बात करते हैं। और उनके अकॉर्डिंग क्या है, एक ब्रह्मा केवल एक है और वह सत्य है। वो है सत्य क्या है, राइटफुलनेस। आप राइट एक्शन अगर कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, वो चीजें आपको चीजें बताएंगी। ठीक है, हम देखते हैं उपनिषद सीम एज द एंटी सेक्रीफाइस एंटी ब्राह्मणिकल, मतलब क्या है उपनिषद जैसा भी हमने डिटेल में देखा, हमें पता चला वो सेक्रीफाइस को मना कर रहा है करने के लिए। वो कह रहा है कर्म करिए अगर आपको मोक्ष चाहिए है। थोड़ा सा एक तरह से एंटी सेक्रीफिकेस है कि सेक्रीफाइस से हट के बात कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस लीड टू द वर्ल्ड ऑफ फादर, मतलब अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप पितृ वर्ल्ड में जा रहे हैं, बट अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो भगवान के वर्ल्ड में जा रहे हैं। हमने 3 वर्ल्ड पढ़े थे ना, ह्यूमन, फादर वाला वर्ल्ड मतलब पितृ पितृ वर्ल्ड, और वो क्या गॉड का वर्ल्ड। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप इस धर्म पे जा पाएंगे, बट अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप भगवान के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चंदू का उपनिषद कहता है कि उदनी का एग्जांपल देता है, इवेंट बताता है, ब्राह्मण हैज नेवर प्रोसेस हिज पर्टिकुलर नॉलेज बिफोर, मतलब ये कहते हैं ब्राह्मण्स के बारे में बताता है, चीजों के बारे में। यज्ञवल्लभ आइडियाज चैलेंज ब्राह्मण बट वेलकम बाय किंग जनका, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें एक पॉइंट पता चला। यज्ञवल्लभ क्या कहते हैं, ब्राह्मण को जो प्रीस्ट क्लास है उनके आइडियाज को तो वेलकम करते हैं, साथ साथ में वो जो यज्ञवल्लभ के आइडियाज थे, यज्ञवल्लभ कौन थे, जो कि उपनिषद ट्रेडिशन को मानते थे, उनको भी वेलकम करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस टाइम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर के हिसाब से एनालिटिकल देखें अपन, पॉलिटिक्स में पता चलता है कि जो किंग जनक थे इनके पास में अब 2 टाइप के इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है, एक उपनिषद इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो यहाँ पे ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा है सेक्रीफाइस करो, उपनिषद क्या कह रहा है कि भाई आप अब फिलोसफिकली देखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए उपनिषद में हम 2 पॉइंट पे कोर पे आते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉपरली सेक्रीफाइस को रिजेक्ट करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सेक्रीफाइस को नए रूप से देखने का नजरिया बता रहा है। नए रूप से देखने कैसा? और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आप ह्यूमन और एक कॉस्मोस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, जो आपके ब्रह्मांड की एनर्जी, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो थ्रू नॉलेज। नॉलेज कैसे गेन होगी? मेडिटेशन करिए, आप अपने आप के बारे में जानिए, सोचिए, इन सब के थ्रू आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जो हमें इंटरप्रिटेशन चेंज करने का एग्जाम्पल देता है, ये वाला। बृहदिन्या उपनिषद में कहा जाता है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानने के बाद पता चलता है। अभी तक हमने अश्वमेध यज्ञ को देखा था कि राजा अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये है वो है, इस टाइप से पता चलता है। अश्वमेध यज्ञ में हॉर्ड्स का मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ को रीडिफाइन किया गया, री इंटरप्रिटेट किया गया, और कहा गया कि जो हॉर्स का हेड है वो ड्रोन है, उसकी आंखें सूर्य के समान है, उसकी जो ब्रेथ है वो विंड है, और उसके माउथ से आगे आ रही है। तो यहाँ से एक अल्टीमेटली दूसरी तरफ हमें कंपेयर करने की कोशिश करिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री की बुक है, ये उपेंद्र मैम ने लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया एक फिक्स। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं, ये हिस्ट्री की बुक है, इससे हमें कई प्रकार की फिलोसफीज के बारे में जानने को पता चलेगा। इसमें बहुत अच्छे कागज जुड़े हैं, इसमें कागज बहुत शाइनिंग वाले हैं, तो देखने का नजरिया है। तो उपनिषद भी एक डिफरेंट नजरिया दे रहा है हमें उन सेक्रीफाइस को देखने का। ठीक है, जो वैदिक एज में चल रहे थे। अब देखिए जैसे क्या, ये चैरियट की बॉडी है। ठीक है, अब ये एक मैंने थोड़ा सा गीता से लिया है पॉइंट आपको समझाने के लिए। एक ह्यूमन का स्वभाव है, ह्यूमन का नेचर है क्या, ह्यूमन की बॉडी रथ है, जो कि चलाने वाले हमारे सेंसेस हैं। हमारे सेंसेस मतलब क्या, जो हम आसपास की चीज सेंस करते हैं वो। ठीक है, हमारा माइंड, ठीक है, ये जो रस्सी है जो पकड़ के चलते हमारा माइंड है। हमारा जो आलस है, थकान है, इच्छाएं हैं, ये हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारे सेंसेस को, हमारे हाथ पाँव को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। और जो हमारा चैरियट है वो हमारी इंटेलिजेंस है, जो श्री कृष्ण है। ठीक है, और जो राइडर है वो हमारी सोल है। पॉइंट समझ में आया ना? तो मैंने इस फोटो को कैसे कनेक्ट किया, वैसे चीजें ऑपरेशन में बताई गई है। हम अपनी पूरी वैदिक एज को यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइल करेंगे, और लास्ट के टॉपिक्स में मैं फिर से वापस आऊंगा, एक पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ में डील के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में हमने चीज जानी कि सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थे। ठीक है, लेटर वैदिक में आते आते ये सेक्रीफाइसेस थे डोमिनेटिंग फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, एल्गोरेटेड भी नहीं थे, यहाँ पे एल्गोरेट हो रहे हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या कि विस्तार से हो रहे हैं चीज़ें। ठीक है, फिर सिमिलर है, पता चल रहा है इस टाइम पे, अर्ली वैदिक के टाइम पे कोई भी चीज़ों को लेके ज़्यादा रिजिडिटी नहीं थी। रिजिडिटी मतलब क्या,
जैसे कि आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी ही है, बल्कि लेटर वैदिक में पता चल रहा है सेक्रीफाइसेस को रिग्निटी के फॉर्म में देखने लगे, है ना? अब आगे देखते हैं, जो हमने देखा कि इस टाइम की सोसाइटी में, लेटर वैदिक की सोसाइटी में सेक्रीफाइसेस डोमिनेट हो रहे हैं, पुरोहित प्रीस्ट डोमिनेट हो रहे हैं, ठीक है? और एक तरह से सिनेरियो बन रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्निटी का सिनेरियो बन रहा है, जब हम एक रिलीजियस एस्पेक्ट से देख रहे हैं। सेम टाइम पे जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है लोगों का, तो हमें पॉइंट पता चलता है कि इस टाइम पे लोगों का दिमाग जो है एक हु एम आई कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। हु एम आई में उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा कैसे होता है, दुनिया अपने आप कैसे चल रही है। तो इन सब क्वेश्चंस को उपनिषदिक थॉट्स कहा गया। उपनिषद मतलब क्या, जब आप जंगल में जाके या फिर आप कभी बैठते हो, डिस्कशन करते हो, अलग अलग माध्यम से समझने की कोशिश करते हो, वो चीज़ उपनिषद में आती है। उपनिषद में हमने तीन मेजर टॉपिक पर बात करी। ब्रह्मा, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, आत्मा, यूनिवर्स के अलावा जब हम खुद की बात करें, सेल्फ की, तो हमारी सोल कैसे काम करती है, ठीक है, और माया, कि माया कैसे है, इल्यूजन कैसी है, कि हमारी सोल इस इल्यूजन में फंसी रहती है, और साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ की, ठीक है। इन सभी चीजों में हमारा पूरा जीवन समाहित होता है। आप यूनिवर्स में रहते हो, आप एक आत्मा के साथ में आपका पूरा जीवन व्यतीत होता है, आप कई प्रकार के इल्यूजन्स, मेटलिस्टिक मोह माया के साथ जुड़े रहते हो, और फिर एक टाइम के बाद आपकी डेथ हो जाती है, फिर से आप रीबर्थ की साइकिल में आते हो। तो उपनिषद क्या कहते हैं, अगर आपको पूरी साइकिल से निकलना है बाहर, तो आपको अल्टीमेट नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज कैसे आएगी, जब आप खुद को जान पाओगे। खुद को कैसे जानोगे, आप मेडिटेशन करिए, आप चीज़ों का त्याग करिए, और एक लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ आपको कहेंगे, आपको एनलाइटेड होना पड़ेगा, आप चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, तो आप इन ब्रह्मा वगैरह को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आता है। आप देखिए, अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो से चीज़ समझें कि राजा के साथ में क्या चीज़ें चल रही होंगी, तो जैसे पॉलिटिकली एक राजा है, तो राजा के पास में एक एविडेंस मिलता है। इस टाइम पे दो एनालिसिस चल रहे हैं राजा की सोसाइटी में। एक तो चल रहा है उपनिषदिक थॉट, जहाँ पे लोग हुए माई, मोह माया मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि मुझे इस पूरी धन संसार की शक्ति से आगे बढ़ना है, मुझे सुख दुख में अंतर नहीं चाहिए, मैं मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं जीवन में दुखी हूँ, मैं अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सिमिलरली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण क्या कहना है, सेक्रीफाइस करिए, आपको लाइफ के डेथ साइकिल से आप बच जाएंगे, ठीक है। और हमें जो अभी पितृ वाला जो वर्ल्ड या साइकिल वाला, वो पॉइंट समझ में आते हैं यहाँ से। अब राजा धीरे धीरे करके दोनों चीजों को पेट्रोनाइज करना शुरू करेगा। पेट्रोनाइज मतलब कि दोनों को समझेगा, सोचेगा कि यार ये भी सही बात कर रहे हैं, ये भी सही बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे पास में उपनिषदिक थॉट्स के बारे में भी मेंशन होने लगती चीज़ों, एक धीरे धीरे करके ये भी बढ़ने लगते हैं। तो आपको मैं कनेक्ट करता हूँ महाजनपद से, कि जब लेट वैदिक एज चलेगा और हमारा अर्ली महाजनपद फेज आएगा, लेट वैदिक एज और अर्ली महाजनपद फेज जब आएगा, तो इस बीच के फेज में जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है वो लगभग ये रहेंगी, है ना। तो हमें पॉइंट पता था कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, गवर्नमेंट ओलिगार्ची चल रही है, गढ़ संघ चल रहे हैं, इस टाइप से मोनार्की चल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे गढ़ संघ चल रहे होंगे, वहाँ पे उपनिषदिक थॉट्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आएंगे। क्या रहेगा वहाँ पे, कई कई विचारों को डिबेट डिस्कशन के थ्रू फॉलो किया जाता था, कई आइडियाज डिस्कस करे जाते थे, तो उपनिषद थॉट्स वहाँ पे डोमिनेटिंग होंगे। वहाँ पे डोमिनेटिंग होंगे, तो वहीं से हमारे पास में महावीर जैसे और बुद्ध जैसे लोगों के बारे में पता चलेगा, जहाँ से कई प्रकार की रिलीजियस फिलोसफीज आएंगी। वो कहेंगी कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए है तो आप ऐसा करिए, मेरे अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको ऐसा करिए। तो लगभग 70+ सेक्ट्स उठेंगे, जो कि उपनिषद थॉट्स को ही रूट बना के चलेंगे। बल्कि वो कहेंगे, मैं किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इस ब्राह्मण की ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं उपनिषदिक थॉट से ही अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म आप देखेंगे, बुद्धिज्म जो आइडियोलॉजी निकलती है वो उपनिषद थॉट्स का ही कोर धीरे 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 करके आगे बढ़ती है ना। तो यहाँ से हमें पॉइंट पता चलेगा कि अब जब हम महाजनपद पढ़ेंगे, तो महाजनपद पे हमें एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझनी है, हिस्ट्री, ये राजा आए, क्या इवेंट्स हुए, इनका सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी। इसके बाद में भी हम देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेट, बुद्धिज्म, ये चीज़ें कैसे चल रही थी। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि कैसे विचारों में परिवर्तन आने के कारण सोसाइटी में चेंज होता है ना। ये चीज़ जानेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कि देखिए क्या था कि उपनिषद के बारे में पॉइंट चलता है कि हमारे जीवन के कई आश्रम से मैंने मेंशन किया है, रुकिए। ये जैसे हमारे जीवन में आश्रम्स होते हैं, जैसे वनस्पत आश्रम होता है। वनस्पत आश्रम मतलब क्या, कि जब एक इंसान अपने गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों का शादी आदि करा देता है, फिर वो वन में चला जाता है। तो वन में जब जाता है, धीरे धीरे करके वन में घूमता फिरता है, कनेक्टिविटी रखता है, मोह माया का त्याग करता है। तो इस टाइम पे व्यक्ति का जो एज रहती है वो लगभग कितनी हो जाती है, 75+, ठीक है। 50 to 75 माना गया है, 50 से मान लीजिए 70 तक एज मान के चल रहे हैं। एक सेकंड पेन चेंज कर दूं। ठीक है। अब इस एज में व्यक्ति का जो विकास है, पूरा मोह माया, पूरा जीवन देख लिया उसने, अप डाउन देख लिए। अब वो कहता है कि यार मुझे थोड़ी सी खुशी चाहिए सेल्फ से, सेल्फ एनलाइटमेंट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फालतू का ये पैसा रुपया, ये नहीं चाहिए।
मुझे अपने आप के बारे में जानना है। धीरे धीरे करके फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। फॉरेस्ट में जाके वो बैठ के डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, याद करते हैं, हाँ हाँ, जब एक बार मेरा समय खराब था और उसके बाद में ऑटोमेटिकली समय बेटर हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली चीज़ अच्छी हुई। तो एक पॉइंट समझ में आता है कि वो धीरे धीरे करके उपनिषद एक फॉर्म में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें चीज़ें आगे पता चलती थी। तो एक पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा जो आश्रम है, आश्रम व्यवस्था है, उसमें चीज़ें समझ में आती है कि उपनिषद का डेवलपमेंट होता होगा। अभी तक हमने कई टॉपिक को डील किया, थोड़ा मैंने बेटर फॉर्म में बताने की कोशिश करी है, साइकिल ऑफ कॉस्मिक साइकिल के बारे में बताया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म में भी चलेगा। तो ये टॉपिक जब पूरा हो जाए तब आप इकट्ठे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कर्म की साइकिल क्या है। बुद्ध कई तरीके बताते हैं कि हमें साइकिल से हट सकते हैं, हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, जैन कई तरीके बताते हैं, इन तरीकों में डिफरेंसेस रहते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डील करेगा। हम वापस अपनी हिस्ट्री के सब्जेक्टिव ओवरव्यू में वापस आते हैं और हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लास में वैदिक लिटरेचर है, तो इसको पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है आपको अपने रूप में जितना मुझसे भी पॉसिबल हो पाए समझा पाऊँ। तो नेक्स्ट आगे आपसे कनेक्ट करूंगा, तो आप जो अपने इंटरप्रिटेशन में को मेंशन करिए और रिव्यूज दीजिए, है ना। वैदिक लिटरेचर की तरफ बढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर, चलिए अभी तक हमने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा, वेद है, कई प्रकार के वेद होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। वैदिक लिटरेचर को, पूरे लिटरेचर को मेरे पास में एज्यूम करिए कि एक पूरा कबर्ड है, खूब सारी बुक्स रखी हैं, और मैंने आपसे कहा कि इस कबर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कबर्ड है जो है स्तुति, एक है स्मृति। ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा, तो मैंने कहा स्तुति में मैंने वेद, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद को रखा है, और दूसरे सेक्शन में मैंने वेदांगना, पुराण, एपिक, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र को रखा है। तो पूरे वैदिक एज के मैंने कवर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, वैदिक एज का पहले जो हो गया वेद, ब्राह्मण का, अरण्य का, उपनिषद, और दूसरे सेक्शन में रखे हैं वेदांग, पुराण, एपिक्स, एपिक्स में रामायण महाभारत जैसी कथाएं, है ना। अब देखते हैं आगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वेदा। अब आपके मन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि रेफरेंसेस कहाँ से आ रहे थे, रेफरेंसेस कहाँ से आते, कौन सा उपनिषद है, कौन सा वेद है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। देखिए, वेद को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के जो पहला ऋग्वेद है, ये हमारा अर्ली वैदिक का सोर्स बनता है। आपने पढ़ा होगा अर्ली वैदिक में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो मंडल्स हैं वो हमारा अर्ली वैदिक बताते हैं। और जो लेटर है, लेटर में हमारा फर्स्ट से एट्थ, नाइन्थ, टेंथ प्लस यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे लेटर टेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, इसके भी कई धीरे धीरे करके डिविजन्स होते हैं, इन सब के बारे में समझिए। तो एक पॉइंट यहाँ पे समझिए कि वेदा, वेद के चार संहिताज है, संहिताज को हमने पढ़ा था ना क्या होती है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इन्हीं बुक्स के ब्राह्मण बनते हैं, इन्हीं बुक्स के अरण्यकास बनते हैं, इन्हीं बुक्स के उपनिषद बनते हैं। अब आप कंफ्यूजन आएगा कि ऐसा ब्राह्मण उपनिषद कैसे है। चलिए एक एग्जांपल लें, जैसे ये है ऋग्वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद है। अब मान लीजिए ऋग्वेद के बाद में ये है ऋग्वेद का ब्राह्मण, ये एज्यूम करिए तो मेरा फाइल है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण हुआ, फिर ऋग्वेद का अरण्य का हुआ। ठीक है, फिर ऋग्वेद का उपनिषद हुआ। ऐसे कर करके हमने एक ही बुक के कई कई नीचे नीचे कर करके लेयर वाइज लेयर समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअल डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो यही चीजें आप यहाँ पे आप समझिए, ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आया इसका ब्राह्मण, फिर आया अरण्य का, फिर आया उपनिषद। यही पॉइंट आ गया ना। उपिंदर मैम, फिर उसके बाद मैंने दूसरी बुक दिखाई थी, फिर एक फाइल दिखाई थी, फिर छोटी सी डायरी दिखाई थी। ये धीरे धीरे करके समय के साथ में उस चीज को एलिब्रेट करें। फॉर दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। आपने आज एक डायरी लिखी, ठीक है, जो आपकी ये ऋग्वेद डायरी मान लीजिए, आपके बच्चे आए, उनने इस डायरी को चेंज करके इसका सेकंड एडिशन निकाला, फिर इसका थर्ड एडिशन निकाला, फोर्थ एडिशन निकाला, और उसको कहते हैं कि आखिरी वाला उपनिषद है, बीच वाला अरण्य का है, ब्राह्मण है, ऐसे करके चीज समझ में आती है। ठीक है, पर जो कोर है वो ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण हुआ, ऋग्वेद का अरण्य का हुआ, ऋग्वेद का उपनिषद हुआ। देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण हुआ, तेरे ब्राह्मण, फिर इसके बाद में ये अरण्य का हुआ, फिर उसके बाद में ऐतरेय उपनिषद हुआ। पॉइंट समझ में है ना। फिर सेम यजुर्वेद का हुआ ब्राह्मण, यजुर्वेद का अरण्य का हुआ, यजुर्वेद का उपनिषद हुआ। अब पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि पहली बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक और फोर्थ बुक। मैं बहुत ज्यादा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिटरेचर आप कॉम्प्रिहेंशन से एक इजी फॉर्म में आ जाए। आगे देखते हैं, अब हम एक एक करके इन वेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसा सीक्वेंस रहेगा। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में लगभग 1228 हिम्स दिए हैं, वो दिए हैं, क्या कहते हैं, मंत्र दिए हैं, भजन दिए गए हैं। ठीक है, जिनको 10 बुक में बांटा गया है। सॉरी, वन वर्ड, सेकंड, पेन चेंज कर लूँ। 10 मंडल से बांटा गया है। ठीक है, जिसको अपन पार्ट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। इसमें से सेकंड से लेकर सेवन्थ हमारा अर्ली मेडिवल को बताता है। फर्स्ट प्लस ये हमारे बताते हैं लेटर वैदिक एज को, लेटर वैदिक एज को। ठीक है, इसके बाद में हमें इसके कई रिसेशंस मिलते हैं, शाखा कहते हैं उसको अपन, क्या कहते हैं, शाखा। ये जो चीज़ें है ना, ये शाखा है, ये शाखा बढ़ गई, पहली शाखा,
दूसरी शाखा आप सुनते होंगे ना, ये कौन सी शाखा में बैठे हुए हैं, सेकंड नंबर की शाखा में बैठे हैं हम इस स्कूल की, ये शाखा है। शाक्य शाखा ऑल इधर अभी भी सर्वाइविंग में स्टेट अपन को मिला है इसका, ऋग्वेदिक का, ठीक है। इसके बाद में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। ऋग्वेद की बुक 10th, मतलब जो 10th मंडल है, वहाँ पे 10 राजन युद्ध के बारे में बताया गया, जहाँ से पॉलिटिकल चीजें पता चल रही हैं। हमें पॉइंट पता चल रहा है कि ऋग्वेद के पहले ये बहुत समय तक ओरल की चल रहा था, ओरल चल रहा था। हमें थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। हमें सिक्स मंडल में हरिपुरा स्टेट के बारे में पता चलता है, इसको हड़प्पा से जोड़ा गया था हिस्टोरियंस ने, ठीक है। हमारे सेवंथ मंडल में 10 राजन युद्ध के बारे में बताया, जो मैंने डिस्कस कर लिया। हमें नाइन्थ मंडल में सोम के बारे में बताया गया है। हमें 10th मंडल में नदी स्तुति मिलती है, जहाँ पे हमें यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और क्या पुरुष शुक्ल में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया कि वर्ण सिस्टम ऐसा होना चाहिए, पुरुष ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। देखिए ये हमारा ऋग्वेद है, ये सेक्रीफाइस इसके बारे में बात कर रहे थे अभी। और ये हमारे ब्राह्मण हो गए, अरण्यका हो गए, उपनिषद हो गए, ऋग्वेद, ये मैं धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सामवेद की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे 1810 वर्सेस दिए गए हैं, ये ऋग्वेद से ही बोरो किए गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिकल नोटेशन दिए गए हैं। म्यूजिकल मतलब क्या, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ होता है म्यूजिक का, यहाँ पे अब वो चीजें गाने के फॉर्म में बनाई गई है। इसके कई शाखाज हैं, जैसे कुटुंबा हो गया, रयनिका हो गया, जमनिया हो गया, देखिए ये शाखा है इनकी सामवेद के। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद मेनली परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्मूला सेक्रीफाइस के बारे में बताया जाता है, मंत्र वगैरह कैसे कब गाएंगे, कैसे हमारा बैठने का व्यवस्था होगी, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, देखिए यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइड होता है, शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। शुक्ल शाखा को अपन व्हाइट स्कूल भी कहते हैं, इसको अपन ब्लैक स्कूल कहते हैं। अब व्हाइट स्कूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वज्रकन्वा और विजय मध्यमिका, ठीक है। ये देखिए मध्यनिका और कन्वा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा कृष्ण शाखा है, उसको तृतीय संहिता, मैथिली संहिता और चरक, ऐसे मतलब इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए अंतर क्या है। जो व्हाइट वाले हैं, जो हमारे व्हाइट है, व्हाइट स्कूल, ये करते हैं मंत्र अकेले, ठीक है। और ब्लैक स्कूल में मंत्र के साथ में कमेंट्रीज भी दी गई है, मतलब क्या, हिम्स प्लस प्रोज है, कमेंट्रीज दी गई है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अथर्ववेद के बारे में देखेंगे, ये लेटेस्ट वेद है जो आखिरी में लिखा गया। कई प्रकार के मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हमें नॉन आर्यंस के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे नॉन आर्यंस क्यों, हमारी जो मूवमेंट हुआ था वो इस साइड हो गया था लेटर वैदिक में, तो यहाँ पे कई नॉन आर्यंस कम्युनिटीज मिल रही थी, तो यहाँ पे हमें नॉन आर्यंस के बारे में पता चलता है। इसके दो रिलेशंस हैं, जैसे शुनाका और पिपलादा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर मतलब क्या, अब हम देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये वैदिक का ब्राह्मण, इसे ब्राह्मण ये देखेंगे, सतपथ ब्राह्मण देखेंगे, ठीक है। हम जमनीय ब्राह्मण देखेंगे, गोपनाथ ब्राह्मण देखेंगे। अब देख सबसे पहले ब्राह्मण क्या, ये हर वेद से अटैच होते हैं, ये ऋग्वेद से भी अटैच है, यजुर्वेद से भी अटैच है, ऐसे करके इनमें प्रोज एक्सप्लेनेशन होता है संहिता पोषण का, मतलब संहिता पोषण मतलब समझे, ऋग्वेद की संहिता है, इसका प्रोज में एक्सप्लेनेशन है, और डिटेल में सेक्रीफाइस और रिचुअल्स के बाद उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे, कि इससे आपको धन की समृद्धि मिलेगी, इससे आपको ये मिलेगा, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे कई इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, जैसे अतैर्य ब्राह्मण हो गया जो ऋग्वेद का है, सामवेद का, यजुर्वेद, अथर्ववेद का, ये हमें कई इंपॉर्टेंट ब्राह्मण के बारे में बताता है। देखिए ये जो ब्राह्मण है, जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली लाइन कवर कर ली, ये वाली लाइन भी कवर कर ली, जो रेस्ट्रिक्शंस वाला पॉइंट है, हमने ब्राह्मण की लाइन कवर कर ली, हमने वेद कवर किया, ब्राह्मण कवर किया। अब हम आएंगे आरण्यकास की तरफ, ठीक है। आरण्यका फॉरेस्ट बुक। ये फॉरेस्ट बुक मतलब क्या है, ये बुक जब लिखी जाती थी जब लोग बृहस्पति जीवन में जा रहे थे, अपना जीवन 45-50 प्लस ऊपर हो गए थे। अब यहाँ पे कई प्रकार के सेक्रीफाइस रिचुअल्स को फिलोसफिकल वेज में बताया गया है। मतलब क्या, कि जैसे कोई हवन हो रहा है, अब इसको फिलोसफिकल वे से जोड़ने की कोशिश करी उन्होंने कि अरे इस हवन को अपन ऐसे भी तो कर सकते थे, इसमें ऐसा भी तो कह सकते थे। तो यहाँ पे फिलोसफिकल वे की शुरुआत होती है, जो कि हमें इस एज में शुरू होने लगती है। और यही एज, यही फेज हमारे उपनिषद के लिए एक माइलस्टोन के लिए काम करता है, एक बेसिक रूट के लिए काम करता है, जो आगे जाकर उपनिषद फिलोसफी को बर्थ देता है। तो यहाँ से उपनिषद ट्रेडिशंस का हमारा स्टार्टिंग होती है, कि यहाँ से फॉरेस्ट बुक अरण्यका से हमारे पास फिलोसफिकल बातें शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऋग्वेद के दो है, अरण्यका, कौशिकी, ऐत्रेय, ठीक है। जैसे ये हमने समझ लिया। अब देखिए वनस्पति जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वनस्पति जीवन एक वो वाला फेज है जहाँ पे व्यक्ति अपने हाउस होल्ड चीजों को छोड़ के एक मेडिटेशन प्रैक्टिस और एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाता है। और जब व्यक्ति मेडिटेशन करने लगता है तो उसके अंदर एक फिलोसफिकल चीजों के अंडरस्टैंडिंग करने की शक्ति आने लगती है, कि यार इस चीज को ऐसा भी तो सोच सकते हैं, ये भी तो होगा। तो यहाँ से उपनिषद की ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें अरण्यकाष्ट टेक करें, इसके बाद आगे देखेंगे हम उपनिषद। उपनिषद के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, आत्मा, ब्राह्मण, साइकिल, आप बोर भी हो गए होंगे थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ। अब उपनिषद को फैक्चुअल डाटा के साथ देखें, हमारे पास में लगभग 108 उपनिषद है, ठीक है। इसमें 13 प्रिंसिपल माने गए हैं, कि 13 मेन है, प्रिंसिपल्स हैं। अब ये कैसे, ये गुरु से रिसीव होते हैं टीचिंग के फॉर्म में, जो हमने फोटो देखी थी, गुरु टीचर आपस में बैठ के बातें करते हैं। और उपनिषद का मतलब ही है कि सिट नियर समवन एंड टॉकिंग, डिबेटिंग वाला पॉइंट चलता है। यहाँ पे कई वैदिक फिलोसफीज के बारे में बात की, जो वेद में चीजें बताई गई, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, सेक्रीफाइस, इनके फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे कई फिलोसफिकल आइडियाज, सेक्रीफाइसेस, यूनिवर्स कैसे आता है, इसके बारे में बताया गया। हमें मेन टॉपिक आत्मा और ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, जो हमारे जीवन में चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हमारे पास में से आते हैं। तृतीय उपनिषद, जहाँ पे हमें
ये अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिस धर्म, ट्रीट योर मदर फादर गेस्ट एज लॉर्ड, है ना। चंडोकोपनिषद में पता चलता है कई प्रकार के ओम के बारे में, ओम चैंटिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। हमें आश्रम्स के बारे में पता चलता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। हमें ऐसे कह सकते हैं, आप देखिए हाँ, मंडूकोपनिषद में सत्यमेव जयते का क्वेश्चन पता चलता है, ये पीवाईक्यू मोस्टली आ जाता है, ठीक है, यूपीएससी में आया भी है, ठीक है। इसके बाद में हमें कई प्रकार के जनक के बारे में पता चलता है, जहाँ पे इस चीज़ को प्रेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें उपनिषद के बारे में पता चलता है। तो देखिए ये हमारे उपनिषद है, उपनिषद, ठीक है। इसके बाद में धीरे-धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो लोग वेदों को पढ़ने की इच्छा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वेदों को पढ़ने समझने के लिए वेदांग पोर्शन आया। ये क्या है? ये हमें अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए वेद के लिए चीज़ें समझ में आती है। जैसे क्या? फ़ोनेटिक्स, हमें फ़ोनेटिक्स शिक्षा, चंदल छंद और नियुक्त, कप्ल, ज्योतिष, इन सभी के थ्रू हम वेदों की अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, ये क्वेश्चन है, जो कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है चीज़ों का, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से हमें वेदांता के बारे में पता चलता है, वेदांग कहते हैं इसको, वेदांग, जो मतलब वेद के अंग हैं, पर उनको समझने की हेल्प करता है। इसके बाद हमें लेटर वेद टेक्स्ट आते हैं, जो मैं धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली अपन जब आगे बढ़ेंगे, कि एजेस के हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक एंड होता है, और टॉपिक के एंड में हम एक टॉपिक को पूरा कंक्लूड करते हैं, ठीक है? इसमें हमने पूरी अर्ली वैदिक एज को पढ़ा, लेटर वैदिक एज को पढ़ा। इसमें हमने रिलीजियस एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक को डील किया। अब हम आगे जाके इन सभी एस्पेक्ट को देखेंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक्स में महाजनपद की तरफ बढ़ जाएंगे। महाजनपद को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी देखिए लोग इस वाले रीजन में रह रहे हैं, यहाँ पे 3 प्रकार की गवर्नेंस चल रही है, ठीक है? पॉलिटिकल फॉर्म क्या चल रहा है, मतलब ओलिगार्ची चल रही है, मोनार्की चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे धीरे-धीरे पॉइंट पता चलता है कि 2 प्रकार की गवर्नमेंट चलेगी, और यहाँ से लोग इकट्ठे मिलने लगते हैं, महाजनपद की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद प्लस जैनिज्म पढ़ेंगे, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, आजीविका सेट के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बाद हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक कवर होगा, ठीक है? जो कि हमारा उपिंदर मैम की चैप्टर नंबर 6 है शायद, है ना? तो यहाँ से अपन नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा हो सकता है फिलोसफिकल चीज़ें भी आपको समझ में ना आई हो, बट मैं कोशिश करूँगा इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग से आपको आगे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत अच्छे, आपको मजा आएगा इसे पढ़ने में, ठीक है? जब आप प्रैक्टिकल देख पाओगे कि हाउ टू गेन नॉलेज। अभी हमें ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है कि नॉलेज को गेन करने के रास्ते क्या क्या है। ये रास्ते में जैन बुद्ध बताएंगे बहुत अच्छे रूप से, आजीविका बताएंगे, कई चीज़ें पता चलेगी, तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।